जय हिंद। हम इस वीडियो में समझेंगे ट्रांसफार्मर की वर्किंग के बारे में कि ट्रांसफार्मर कैसे काम करता है, ट्रांसफार्मर आखिर हम यूज ही क्यों करते हैं, काम क्या करता है, ये इसके बारे में समझेंगे। ये भी समझेंगे कि आखिर इलेक्ट्रिसिटी है क्या। पहले ये ही समझेंगे कि इलेक्ट्रिसिटी क्या है, तभी हमको समझ में आएगा कि ट्रांसफार्मर को हम क्यों लगाते हैं, आखिर इसका काम क्या है। तो इसी के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। ये भी समझेंगे कि ट्रांसफार्मर जो है ओम के नियम का पालन करता है या नहीं करता है, पालन करता है तो कैसे करता है, नहीं करता है तो कैसे करता है। तो इसी के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो देखिए, ट्रांसफार्मर दिखने में कुछ ऐसा ही दिखता है। ये ट्रांसफार्मर जो है कुछ दिखता है ऐसा ही, और बड़े बड़े ट्रांसफार्मर तो आप रोड पे लगे हुए देखे ही होंगे, छोटे छोटे जो चार्जर में लगे होते हैं, इसी टाइप के ये ट्रांसफार्मर एक है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कैपेसिटर है, यहाँ पे है डायोड है, यहाँ पे ब्लैक कलर का जो दिख रहा है ये कैपेसिटर यानी संधारित्र जिसको हिंदी में बोलते हैं। यहाँ पे ये रेजिस्टेंस लगा हुआ है जिसको हम बोलते हैं प्रतिरोध बोलते हैं, प्रतिरोधक ये लगा हुआ है, छोटा सा ये दिख रहा है आपको, ये प्रतिरोधक है, पहचान लीजिए। अब चलिए, अब देखिए यहाँ पे जो येलो कलर से ये दिख रहा है, येलो कलर से यही प्रतिरोधक है। अब देखिए, अब हम समझा रहे हैं आपको ट्रांसफार्मर, जहाँ पे प्रतिरोधक के बारे में नहीं पढ़ाएंगे तो ट्रांसफार्मर के बारे में। लेकिन ट्रांसफार्मर को पढ़ने से पहले ना हम विद्युत धारा के वर्किंग के बारे में समझ लेते हैं कि विद्युत धारा वर्क कैसे करता है, आखिर इसमें विभवांतर और ये धारा कहाँ से आ जाता है। जो इलेक्ट्रिसिटी है इसमें विभवांतर क्या होता है, धारा क्या होता है, इसके बारे में डिटेल से समझेंगे और तब समझेंगे कि ट्रांसफार्मर वर्क कैसे करता है। देखिए, जो हम इलेक्ट्रिसिटी जिसको कहते हैं, इस इलेक्ट्रिसिटी, वो इलेक्ट्रिसिटी एक्चुअली में है क्या। जो हमारे घरों में तार द्वारा आई होती है, उस तार में आखिर होता क्या है कि उसमें इलेक्ट्रिसिटी है, उसमें उस तार में कुछ नहीं होता है। आप जानते हैं कि धातुओं के पास क्या होता है, धातुओं के पास जो होता है मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। मुक्त इलेक्ट्रॉन का मतलब कि कोई भी धातु किसे कहते हैं, आप केमिस्ट्री में पढ़े होंगे, वे पदार्थ जो अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन त्याग सकते हैं, अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं, उनको हम धातु बोलते हैं यानी मेटल बोलते हैं। ठीक। अब ये जो धातु हैं जिन इलेक्ट्रॉनों को निकालते हैं अपने बाहरी कोर से ना, उसी इलेक्ट्रॉन को हम बोल देते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन। क्या बोल देते हैं? मुक्त इलेक्ट्रॉन यानी फ्री इलेक्ट्रॉन। अब देखिए, होता यह है कि जो भी हम तार बनाते हैं, कभी भी बनाते हैं, एल्युमिनियम का बनाएंगे, कापर का बनाएंगे, चांदी का बनाएंगे, सोना का बनाएंगे। वैसे चांदी सोना तो नहीं बनता है, लेकिन मतलब बनाना चाहें तो बन जाएगा। कापर, एल्युमिनियम, सोना, चांदी, लोहा, मतलब धातु का ही बनाते हैं तार। कभी प्लास्टिक का तार देखे हैं तो प्लास्टिक के तार नहीं होते हैं। ऐसे कहेंगे कि देखिए ये तार है प्लास्टिक का है, तो बाबू इसमें प्लास्टिक जो कवर है, इंसुलेशन लगाया गया प्लास्टिक, यहाँ पे ये कापर है जो पतला पतला इसमें तार निकलता है, ये कापर है। और कापर मतलब तांबा, और तांबा मतलब क्या होता है? धातु है। तो कोई भी तार जो है, कोई भी चालक जो है, धातुओं से बनाए जाते हैं। अब इसका रीजन क्या है? हमको इलेक्ट्रॉन फ्लो कराना है। क्या कराना है? इलेक्ट्रॉन फ्लो। देखिए, हम विद्युत धारा किसको बोलते हैं? विद्युत धारा का मतलब होता है कि इलेक्ट्रॉन का फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी। जो इलेक्ट्रिसिटी होती है, जो विद्युत धारा होता है, जो हमारे घर में लाइट आता है जिसको हम विद्युत धारा बोलते हैं, वो होता क्या है? कुछ नहीं होता है। तार में जो है ना इलेक्ट्रॉन दौड़ रहे होते हैं, और उसी दौड़ने के कारण उस तार में एनर्जी होती है जिसको हम बोलते हैं विद्युत धारा यानी इलेक्ट्रिसिटी। और कुछ नहीं है इलेक्ट्रिसिटी, बस इलेक्ट्रॉन तार में दौड़ने लगे, बस इलेक्ट्रॉन तार में दौड़ने लगे, एक जगह से दूसरी जगह से दौड़ के जाने लगे, तो उसको बोल देंगे इस तार में इलेक्ट्रिसिटी है यानी विद्युत धारा है। ठीक। अब ये इलेक्ट्रॉन आते कहाँ से हैं इस तार में? तो इलेक्ट्रॉन जो है मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। मुक्त इलेक्ट्रॉन का मतलब, देखिए, तार जो है किससे बना होगा? तो ये तार जो है धातु से बना होगा, या तो लोहा से बना होगा, एल्युमिनियम से बना होगा, कापर से बना होगा, सोना चांदी का तो लाएंगे नहीं, तो किसी भी धातु से बना होगा। और धातु में जो होते हैं, धातु, ये मान लीजिए किसी धातु का परमाणु है, और ये परमाणु जो है अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन निकालने की क्षमता रखता है। जैसे कापर का परमाणु जो है अपने अंदर से 2 इलेक्ट्रॉन त्याग सकता है, 2 इलेक्ट्रॉन त्याग सकता है। मान लीजिए दोनों इलेक्ट्रॉन अपना निकाल दिया, और ये इलेक्ट्रॉन जो निकाला है ना, इस इलेक्ट्रॉन को हम बोलते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन। ये कापर का एक तार है, इसमें से हर परमाणु में से 2-2 इलेक्ट्रॉन निकले हुए हैं। एक ये परमाणु है, एक ये परमाणु है, एक ये है, सब में से 2-2 इलेक्ट्रॉन निकले हुए हैं मान लीजिए। और इन इलेक्ट्रॉनों को हम बोलते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन।
मुक्त इलेक्ट्रॉन। तो इस तार में क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन निकले हुए हैं। अगर ये इलेक्ट्रॉन गति करने लगे, मोशन में आ गए, एक इलेक्ट्रॉन जो है एक दिशा में, यानी जो इलेक्ट्रॉन है एक ही दिशा में, एक दिशा में, वन डायरेक्शन, ठीक। तो एक दिशा में अगर फ्लो करने लगे, मान लीजिए इधर सभी इलेक्ट्रॉन इधर जा रहे हैं मोशन करते हुए, गति करते हुए, तो अगर एक ही दिशा में जब चार्ज फ्लो होने लगता है तो वही इलेक्ट्रिसिटी का रूप ले लेता है, विद्युत धारा का रूप ले लेता है। और कुछ नहीं है विद्युत धारा, बस तार में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वही फ्लो होने लगते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जाने लगते हैं, एक दिशा में जाएंगे। ये नहीं कि एगो हेनी इलेक्ट्रॉन जा रहा है एगो हेनी जा रहा है, ऐसे नहीं होगा, सभी इलेक्ट्रॉन एक ही दिशा में। अब कहेंगे काहे इलेक्ट्रॉन को ही दौड़ा रहे हैं, काहे नहीं कॉपर के परमाणु को ही दौड़ा दे रहे हैं। कोई कहेगा देखिए इलेक्ट्रॉन पे क्या होता है, माइनस चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन पे क्या होता है, माइनस चार्ज होता है, माइनस यानी ऋण आवेश होता है, और प्रोटॉन जो होता है इस पे प्लस चार्ज होता है। और चार्ज का फ्लो हम इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं, है ना। क्या हम बोले कि चार्ज को अगर फ्लो करा दिए, चार्ज दौड़ा दिए आप, तो इलेक्ट्रिसिटी बन गया। अब चाहे आप प्लस को दौड़ाइए चाहे माइनस को दौड़ाइए, कोई दिक्कत नहीं है, किसी को दौड़ा सकते हैं। कोई भी दौड़ गया अगर तार में तो क्या हो गया, वहां पे विद्युत धारा आ गई। लेकिन हम यहाँ पे कह रहे नहीं इलेक्ट्रॉन दौड़ेगा, काहे, प्रोटॉन को नहीं दौड़ा सकते हैं, प्रोटॉन को नहीं दौड़ा सकते हैं आप, आपके बस की बात नहीं है प्रोटॉन को दौड़ाना। अगर प्रोटॉन को दौड़ा देंगे तो ये कॉपर बचेगा ही नहीं, समझे। तो इलेक्ट्रॉन को दौड़ाते हैं, क्यों, देखिए कोई भी चीज परमाणुओं से मिलकर के बना हुआ है, ये एक परमाणु एक परमाणु एक परमाणु और ये परमाणु, सभी परमाणु हैं, ये कॉपर का तार इसे बन गया, ठीक। अब परमाणु में क्या होता है, एक नाभिक होता है और क्या होता है, कोष होते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन दौड़ रहे होते हैं। एक्चुअली में कोष ये जो बन रहे हैं नहीं, ये इलेक्ट्रॉन जो गति कर रहे हैं इस नाभिक के चारों तरफ, वही रास्ता है। और ये जो है मूल कण है, ये जो नाभिक है यही कण के रूप में है, और बाकी सब इलेक्ट्रॉनों तो इसे बस चकरिया रहे हैं सब इसको, और ये कुछ नहीं है इन सब का काम है। रास्ता यहाँ पे है नहीं, ये कोष जो हम दिखा रहे हैं कुछ है ये नहीं है, जो इलेक्ट्रॉन गति कर रहा है ना उसके रास्ते को हम यहाँ पे बनाए हैं। तो ये कुछ नहीं होता है, इलेक्ट्रॉन का कोष कुछ नहीं होता है, बस इलेक्ट्रॉन का रास्ता होता है। अब समझिए, अगर हम इलेक्ट्रॉन को दौड़ा रहे हैं तो परमाणु का नाभिक यहीं पे रह जाएगा, ये परमाणु का जो मेन कण है यहीं पे रहेगा, है ना। अगर हम नाभिक में प्रोटॉन होता है, अगर प्रोटॉन को ही हम दौड़ाने लगे, प्रोटॉन को ही दौड़ाने लगे मतलब परमाणु दौड़ने लगा, और यहाँ से कॉपर के परमाणु को यहाँ तक दौड़ाना संभव है, संभव है। जौनी पदार्थ से मिलकर बना है, जौनी चीज से मिलकर बना है पदार्थ, उसी को दौड़ाएंगे, कैसे दौड़ा सकते हैं। अब मान लीजिए परमाणु है कॉपर का, मतलब कॉपर है, तो तार को इधर उधर करेंगे, तार को हिलाएंगे सीधा डायरेक्टली, ऐसे नहीं हो पाएगा। तो हम तार में हमको चार्ज फ्लो कराना है, और चार्ज में हम फ्लो क्या करा सकते हैं, इलेक्ट्रॉन। अगर हम प्रोटॉन फ्लो कराने लगे तो ये कॉपर का परमाणु ही गति करने लगेगा। परमाणु की गति का मतलब कि तार गति किया, तार एक जगह से दूसरी जगह चल के चला जाएगा, क्या ऐसे होना संभव नहीं है। तो इसलिए हम इलेक्ट्रॉन को गति कराते हैं, इलेक्ट्रॉन को मोशन देते हैं, तब जाकर के हमारे तार में क्या आता है, करंट आता है, जिसको हम इलेक्ट्रिसिटी भी बोलते हैं। अब कई लोग इसमें कंफ्यूज होते हैं कि करंट में दो चीजें आती हैं, एक होता है धारा, एक होता है वोल्टेज, इसमें कंफ्यूज होते हैं। इसको हम बताते हैं। देखिए इसमें वोल्टेज और धारा क्या है। अभी तक तो समझ में आया कि फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी, वन डायरेक्शन फ्लो होगा, मतलब कि एक ही दिशा में जब आवेश गति करने लगते हैं, आवेश फ्लो होने लगते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं, यानी कि विद्युत धारा बोलते हैं। अब इसमें देखिए, इस विद्युत धारा में दो चीजें आती हैं, एक होता है आई जिसको हम बोलते हैं विद्युत धारा, एक होता है वोल्टेज यानी जिसको हम बोलते हैं विभवांतर। दो चीजें आती हैं। ये होता क्या है इसके बारे में एक्चुअली में समझते हैं। इलेक्ट्रॉन के गति को हम बोलते हैं विद्युत धारा। अब वोल्टेज पहले समझिए। वोल्टेज समझने के लिए ये सोचिए कि आखिर है इलेक्ट्रॉन दौड़ा कहाँ है, आखिर दौड़ कहाँ रहा है। अगर हमको कुकुर चोटियाएगा तभी दौड़ेंगे, हमको चाहे कुकुर चोटियाए चाहे बाघ चोटियाए, कुछ चोटियाएगा तभी दौड़ेंगे, और मतलब किसी काम के लिए दौड़ेंगे, किसी कार्य को करने के लिए। और जब दौड़ेंगे हम तो हमारे अंदर से एनर्जी खर्च होगी, मतलब हमको खाना चाहिए और खाना से हम एनर्जी बनाएंगे तब हम दौड़ेंगे। तो मतलब किसी भी चीज को गति करने के लिए क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए, यानी ऊर्जा चाहिए। इलेक्ट्रॉन बिना एनर्जी के दौड़ेगा नहीं दौड़ेगा। अब इसको हम ऊर्जा कहाँ से दे रहे हैं, इसको कौन ढकेला है इसको इलेक्ट्रॉन को कि ये दौड़ रहा है, ये इलेक्ट्रॉन काहे फ्लो हो रहा है, इसके बारे में समझते हैं। तो देखिए होता है एक चीज विभवांतर,
क्या होता है विभवांतर, जिसको हम वोल्टेज बोलते हैं। एक चूल्हे में इलेक्ट्रॉन को दौड़ाने वाला कारक यही है। जब तक ये नहीं रहेगा इलेक्ट्रॉन दौड़ भी नहीं करेगा। यही जो है इस इलेक्ट्रॉन को धक्का देता है। कैसे धक्का देता है तो देखिए, यहाँ पे मान लीजिए ये एक प्लस आवेश है, यहाँ पे एक प्लस आवेश है, कुछ आवेश है, जानते हैं ना। और आप ये भी जानते हैं कि आवेश के चारों तरफ विभव होता है। किसी भी बिंदु पे आप विभव निकाल सकते हैं 1/4πε0 Q/r से, आप जानते हैं निकाल सकते हैं विभव। ठीक, यहाँ पे मान लीजिए एक ये बिंदु है इस आवेश के पास, इस आवेश के पास यहाँ पे एक ये बिंदु है जिसको हम बी बोल रहे हैं। ठीक, इस बिंदु पे, अब इस बिंदु पे मान लीजिए इस आवेश के कारण विभव जो है 20 वोल्ट है। और ये विभव का मतलब क्या है? विभव का मतलब क्या है? देखिए, विभव का मेन अर्थ जो होता है ना, वो ये होता है कि इस चार्ज पे यहाँ से कितना बल ज़्यादा लगेगा। जैसे यहाँ पे अगर ये प्लस चार्ज है, हम यहाँ पे अगर माइनस चार्ज लाएं तो क्या होता है, दो चार्जों के बीच, अपोजिट चार्जों के बीच अट्रैक्शन होता है। मतलब दोनों एक दूसरे से चिपकना चाहेंगे। ठीक, तो चिपकना चाहेंगे तो इस बिंदु पे देखो, इस बिंदु पे जो चार्ज आएगा उस पर कितना बल लगेगा, तो उस पर बल जो है अधिक लगेगा। अगर यही बिंदु दूर होता तो इस पर बल थोड़ा कम लगता, और दूर होता कम लगता। ठीक, मतलब ये जो निगेटिव चार्ज है जितना दूर चला जाता उतना बल कम लगने लगता, मतलब विभव कम होता जाता। इसका पोटेंशियल मतलब होता है विभव, है ना। पोटेंशियल, आपकी क्षमता कितनी है, तो बाबू यहाँ पे ये जो प्लस चार्ज है ये क्या करता है, माइनस को अट्रैक्ट करता है या प्लस को धक्का देता है। तो ये जो है इस बिंदु पे आपकी क्षमता कितनी है, इस चार्ज से पूछा जा रहा है कि बबुआ तुम्हारा इस बिंदु पे क्षमता कितना है, कितना निगेटिव चार्ज को कितना फोर्स से खींच सकते हो, या इस बिंदु पे अगर हम पॉजिटिव चार्ज रखें तो कितना फोर्स से इसको ढकेल सकते हो। बस यही है इसका पोटेंशियल, यही है इसका विभव, और कुछ नहीं है। विभव का मेन अर्थ यही होता है। क्या होता है? विभव का मेन अर्थ है कि ये जो निगेटिव चार्ज है या पॉजिटिव चार्ज है, इसकी पोटेंशियल कितनी है, इसकी क्षमता कितनी, और कुछ नहीं है। अब समझिए, ये हो गया पोटेंशियल। अब मान लीजिए कि इस बिंदु पे इस चार्ज के कारण पोटेंशियल 10 वोल्ट है। 10 वोल्ट है, हम यूनिट लेते हैं नापने के लिए। अब कहे कि इलेक्ट्रॉन, हम यहाँ पे इन दोनों चार्जों के बीच में इलेक्ट्रॉन रखते हैं, इन दोनों विभव के बीच में क्या रखते हैं, इलेक्ट्रॉन रखते हैं एक। अब ये इलेक्ट्रॉन सोचो बाबू किधर गति करना चाहिए, गति इसको इधर करना चाहिए। काहे से कि इसकी क्षमता ज़्यादा है। इस बिंदु पे देखा जाए तो इसकी क्षमता ज़्यादा है। अगर इसी बिंदु पे इस चार्ज से मान लीजिए ये r दूरी पे है, ये भी r दूरी पे बिंदु है, ये भी r, यहाँ पे भी ये भी r है और ये भी r है, तो अगर हम कहीं इलेक्ट्रॉन को रखें तो इस वाले विभव का, इस पॉइंट का विभव ज़्यादा है, मतलब इस पॉइंट पे इलेक्ट्रॉन को खींचने की क्षमता ज़्यादा है, पोटेंशियल ज़्यादा है, तो ये इलेक्ट्रॉन जो है इधर गति करने लगेगा, है ना, गति करने लगेगा। तो इसका मतलब कि इलेक्ट्रॉन जो है निम्न विभव से उच्च विभव की ओर गति करता है। इलेक्ट्रॉन क्या करता है बाबू, निम्न विभव से उच्च विभव की ओर गति करता है। लेकिन हम इलेक्ट्रॉन के फ्लो के विपरीत दिशा में धारा को मानते हैं, इसलिए हम कहते हैं कि विद्युत धारा जो है उच्च विभव से निम्न विभव की ओर बह रही है। ठीक, तो देखिए हम क्या कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन के फ्लो के विपरीत दिशा में विद्युत धारा बहती है। इलेक्ट्रॉन है नहीं दौड़ रहा है, मतलब विद्युत धारा होने जा रहा है, बस, और ये कुछ नहीं है। सिंपल है, इलेक्ट्रॉन है नहीं दौड़ रहा मतलब विद्युत धारा होने जा रहा है, बस, और कुछ नहीं है। अब यहाँ पे विद्युत धारा की दिशा ये हो गई। अब इलेक्ट्रॉन इधर दौड़ रहा है, क्यों दौड़ा? काहे से कि इन दोनों के पोटेंशियल के बीच अंतर था। अगर हम बीच में इस इलेक्ट्रॉन को रखें, ठीक, और इन दोनों का पोटेंशियल हम बराबर कर दें, इलेक्ट्रॉन हिलेगा? नहीं हिलेगा। काहे नहीं हिलेगा? काहे से कि दोनों की क्षमता बराबर है खींचने की, इलेक्ट्रॉन बीचों में लटक जाएगा। बस यहाँ पे क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी नहीं बनेगा। चार्ज की फ्लो को हम इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं। तो यहाँ पे पोटेंशियल दोनों का बराबर हो गया, दोनों को इलेक्ट्रॉन खींचने की क्षमता बराबर हो गई, इसीलिए यहाँ पे इलेक्ट्रॉन रुक गया, लटक गया। अब देखो, अगर जितना मतलब विभव का अंतर रहेगा, जितना पोटेंशियल का अंतर रहेगा, यहाँ पे 20 है, इसका मान लो पोटेंशियल 2 कर दिए, तो क्या होगा, और तेज इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा। तो जितना पोटेंशियल का अंतर होगा, जितना विभव का अंतर होगा, इलेक्ट्रॉन उतना ही तेज गति करेगा, उतना ही तेज दौड़ेगा।
क्या हुआ, उतना ही तेज दौड़ेगा। यहाँ पे विभव का अंतर कितना है, तो 20-2 यानी 18 विभवांतर है। 18 वोल्टेज कितना है इन दोनों बिंदुओं के बीच का वोल्टेज, तो 18 वोल्ट है, मतलब कि विभवांतर ज्यादा है। तो अब विभवांतर जितना ज्यादा उतना तेज इलेक्ट्रॉन गति करेगा। तो अब से विभवांतर को क्या समझोगे कि जितना ज्यादा विभवांतर उतना ज्यादा तेज इलेक्ट्रॉन गति करेगा। मतलब कि विभवांतर कुछ नहीं है, इलेक्ट्रॉन का स्पीड है, कितना तेज इलेक्ट्रॉन गति कर रहा है ना। तो इलेक्ट्रॉन जितना ज्यादा विभवांतर उतना तेज इलेक्ट्रॉन गति करेगा। तो देखो ना, इलेक्ट्रॉन का वेग प्रोपोर्शनल होगा डायरेक्टली किसके, विभवांतर के, यानी वोल्टेज के। ठीक, वोल्टेज को भी V से दिखाता है, इसको स्मॉल v से दिखा दो। तो वोल्टेज जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा इलेक्ट्रॉन के वेग के। जब वोल्टेज बढ़ेगा इलेक्ट्रॉन का वेग बढ़ जाएगा। तो इसका मतलब कि जब कहेंगे हम कि वोल्टेज ज्यादा है, वोल्टेज बढ़ रहा है, मतलब इलेक्ट्रॉन तेज दौड़ने लगा, इलेक्ट्रॉन तेज दौड़ने लगा। बस इतना ही अब आप समझिएगा। अब विद्युत धारा का मतलब समझिए। विद्युत धारा को हम परिभाषित करने के लिए क्या कहते हैं, कहते हैं कि किसी क्षेत्रफल से, किसी तार के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल से, यानी इस क्षेत्रफल से 1 सेकेंड में कितना इलेक्ट्रॉन गुजर रहा है, उसकी संख्या को हम विद्युत धारा बोलते हैं। मतलब कि कितना ज्यादा चार्ज गुजर रहा है, और चार्ज इसमें क्या है, इलेक्ट्रॉन ही तो है। तो यानी कि कितना मात्रा में इलेक्ट्रॉन गति कर रहा है, इसी को हम विद्युत धारा बोलते हैं। इलेक्ट्रॉन कितना तेज गति कर रहा है, इसको विभवांतर, वोल्टेज, वोल्टेज क्या है, कितना फास्ट गति कर रहा है इलेक्ट्रॉन, उसको विभवांतर बोलते हैं, यानी वोल्टेज बोलते हैं। और विद्युत धारा किसको बोलते हैं, तो विद्युत धारा कितना ज्यादा मात्रा में, यहाँ से मान लीजिए कि 10 इलेक्ट्रॉन गति किए और एक बार 100 इलेक्ट्रॉन गति किए, तो विद्युत धारा कब ज्यादा होगी, जब इलेक्ट्रॉन यहाँ पे 1 सेकेंड में 100 इलेक्ट्रॉन गति कर रहे हैं। और जब यहाँ पे एक सेकेंड में हम कहें कि नहीं 10 इलेक्ट्रॉन गति कर रहे हैं, तो यहाँ पे धारा कम होगी, है ना। अब ये इलेक्ट्रॉन अगर तेज गति कर रहे हैं, बहुत स्पीड में गति कर रहे हैं, मतलब इसका विभवांतर ज्यादा है, वोल्टेज ज्यादा है, बस और कुछ नहीं है। ये हो गया वोल्टेज और धारा में अंतर। आशा है कि आपको समझ में आया होगा। वोल्टेज और धारा है क्या, डीपली हम बताए हैं। वोल्टेज क्या है, तो वोल्टेज जो है इलेक्ट्रॉन का वेग, मान लीजिए एक तरीके से इलेक्ट्रॉन का वेग, जितना वोल्टेज ज्यादा, एक्चुअली में नहीं होता है, हम आपको समझाने के लिए यहाँ पे बताए हैं। एक्चुअली में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का वेग मतलब वोल्टेज, कितना तेज इलेक्ट्रॉन दौड़ रहा है वही वोल्टेज है, और कितना मात्रा में दौड़ रहा है, कितना मात्रा में, कितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन गति कर रहे हैं, उसको हम बोलते हैं धारा। बस इतना ही है और कुछ नहीं है। अब चलिए, अब हम ट्रांसफार्मर के बारे में समझते हैं। अब एक चीज आता है, एक चीज और समझिए, तब आपको समझ में आएगा ट्रांसफार्मर का वर्किंग। एक चीज और समझिए, एक होता है प्रतिरोध, रेजिस्टेंस जिसको बोलते हैं। रेजिस्टेंस क्या होता है, रेजिस्टेंस किसी भी तार में ना इलेक्ट्रॉन को रोकने की क्षमता होती है। जैसे अगर आप बाइक वाइक चलाते हैं, खूब तेज चलाते हैं ना, हवा लगता है आगे से, आपके ऊपर रुकावट आता है, उसको हम प्रतिरोध बोलेंगे, यानी वायु का प्रतिरोध आपके ऊपर लग रहा है। आप अगर पानी में दौड़ेंगे, ऐसे खलिया दौड़ेंगे, कहाँ तेज दौड़ेंगे, खलिया तेज दौड़ेंगे। अब पानी में दौड़ेंगे तो आपके ऊपर पानी का प्रतिरोध लगेगा, पानी आपके दौड़ने का विरोध करेगा, तो प्रतिरोध लगेगा, जिसकी वजह से आप धीरा दौड़ेंगे। यहाँ पे सेम वही होता है, जो तार होता है ना, वो क्या होता है, ये प्रतिरोध लगाता है। अब इलेक्ट्रॉन दौड़ रहा है ना, तो इसको दौड़ने से रोकेगा, कहाँ दौड़ रहा है, इसको दौड़ने नहीं देगा, रोकेगा। ये तार जो है, इसका गुण है कि ये इलेक्ट्रॉन को दौड़ने से रोकेगा। तो इसी गुण को, इस तार के इसी गुण को हम बोलते हैं प्रतिरोध, और कुछ नहीं है प्रतिरोध। ठीक, तो प्रतिरोध क्या है, इलेक्ट्रॉन के रोकने के गुण को, जो तार में गुण होता है कि इलेक्ट्रॉन को रोक देंगे हम, उसी को हम बोलते हैं प्रतिरोध। अब अगला चीज समझिए, ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर का यूज हम क्यों करते हैं। अभी तीनों चीजों में आपको डिफरेंस क्लियर हुआ कि विभवांतर क्या है, और धारा क्या है, और रेजिस्टेंस क्या है। अब समझिए रेजिस्टेंस, तो अभी खैर इसमें ट्रांसफार्मर यूज क्यों करते हैं, इसके लिए उत्तरदायी है रेजिस्टेंस। अब समझिए रेजिस्टेंस क्यों उत्तरदायी है। ट्रांसफार्मर काम क्या करता है, तो ये लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज में बदलेगा। मतलब इलेक्ट्रॉन को धक्का देने वाला फोर्स जो है, जितना ज्यादा फोर्स से इलेक्ट्रॉन को धक्का दिया जाएगा, उतना ही तेज इलेक्ट्रॉन दौड़ेगा, है ना। तो यानी विभवांतर क्या है, इलेक्ट्रॉन को धक्का देने वाला फोर्स है।
कितना तेज उसको धकिया रहे हैं, बस इतने हैं और कुछ नहीं है। तो इलेक्ट्रॉन को धक्का देने वाला फोर्स है एक्चुअली में। इलेक्ट्रॉन का वेग फिक्स रहता है, वैसे इलेक्ट्रॉन को धक्का देने वाला फोर्स है, कितना तेज इलेक्ट्रॉन को हम धक्का देंगे, बस यही है। ठीक, अब देखिए, अब हम कहें कि हम क्या करते हैं, हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं, मतलब हम इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं। ये मान लीजिए एक टरबाइन है, टरबाइन है, ठीक। टरबाइन से क्या जुड़ा हुआ है, अल्टरनेटर, जिसको हम जनरेटर में जो आगे होता है ना उसी को अल्टरनेटर बोलते हैं यार। जनरेटर मान लीजिए जुड़ गया, जनित्र जिसको बोलते हैं। ये क्या करेगा, ये विद्युत बनाएगा, यानी इलेक्ट्रिसिटी बनाएगा, हाई इलेक्ट्रिसिटी बनाता है, बहुत पावरफुल इलेक्ट्रिसिटी बनाता है। लेकिन इसमें वोल्टेज कम होता है, मान लीजिए कि 10,000 वोल्ट है 10,000 वोल्ट, बस इतना ही है, ठीक। एम्पियर मान लीजिए कि 500 एम्पियर का करंट बनाया, 500 एम्पियर, चाहे 1000 एम्पियर मान लीजिए, ठीक। तो इतना है, मतलब पावरफुल इलेक्ट्रिसिटी बनाता है, लेकिन उसका वोल्टेज क्या है, कम है, 10,000 वोल्ट होता है, कम होता है वोल्टेज। अब होता ये है कि ये जो है ग्रिड, एक होता है ग्रिड जिसको हम बोलते हैं, यही मतलब तार जो होता है उसी को ग्रिड बोलते हैं। ये पावर हाउस है जहाँ से बिजली प्रोड्यूस की जाती है। यहाँ से ये टरबाइन को नचाया जाता है, टरबाइन के नाचने से, जैसे जनरेटर चालू होता है तो नाचता है ना, तो वैसे नाचा मतलब इलेक्ट्रिसिटी बना। यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे भी टरबाइन नाच गया, और नाचा मतलब इस जनरेटर में क्या बन गया, इलेक्ट्रिसिटी बन गया, यानी विद्युत धारा बन गया। अब इस विद्युत धारा को, ये जो जहाँ बना है ना, इसको हम बोलते हैं पावर हाउस। अब इस विद्युत धारा को हमारे घर पे लाना है, मान लीजिए हमारे घर पे लाना है, हमारे घर पे, ये हमारा घर है, छोटा सा है, बड़ा नहीं है, तो ये छोटा सा घर है, और ये यहाँ पे यहाँ लाना है। अब हो सकता है ये जो पावर हाउस है, इलेक्ट्रिसिटी का पावर हाउस है, ये हमारे घर से हजारों किलोमीटर दूर हो सकता है 2000 किलोमीटर दूर हो सकता है 5000 किलोमीटर दूर हो सकता है 100 किलोमीटर दूर हो, कितना हो दूर हो, मतलब बहुत दूर होता है। अब हर जगह हम इसको बना नहीं सकते हैं, कहीं कहीं बना सकते हैं अपने देश में, कहीं कहीं, जैसे जहाँ नदी होगा बढ़िया उसका फ्लो होगा, तो नदी के फ्लो से इसको नचाएंगे टरबाइन को। जब नदी बहेगा तो उसी में टरबाइन लगा देंगे, टरबाइन वहाँ घूमने लगेगा, जिससे इलेक्ट्रिसिटी बनने लगेगा, है ना। तो जहाँ पे हमको ऊर्जा मिलती है वहाँ से हम इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं, कोयला से इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं, परमाणु घर से इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं। तो यहाँ पे हमको कहीं कहीं हम इस पावर हाउस को लगाते हैं, और वहाँ से तार बिछाते हैं, पूरा हर जगह जहाँ जहाँ भेजना होता है तार बिछाएंगे पहले, और तार बिछा के भेज देंगे हर जगह, ठीक। अब देखिए दिक्कत क्या आया, यहाँ पे है 100 कितना है 10,000 वोल्ट। 10,000 वोल्ट का मतलब क्या हुआ, वोल्टेज का मतलब कि इलेक्ट्रॉन को धक्का देने वाला फोर्स क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन को धक्का देने वाला फोर्स, कितना तेज इलेक्ट्रॉन को धक्का दे रहा है, यही फोर्स क्या है, यही फोर्स है। जैसे देखिए अभी ना बताए हैं कि अगर इस बिंदु का विभव 20 वोल्ट है और इस बिंदु का विभव 2 वोल्ट है, तो इसमें अंतर जितना आएगा उतना ही ज़्यादा फोर्स लगेगा, ठीक। इलेक्ट्रॉन को अगर यहाँ पे रखेंगे तो इलेक्ट्रॉन बहुत तेज इधर गति करेगा, काहे से कि इसमें अंतर ज़्यादा है, 20 माइनस 2 इक्वल टू 18 वोल्ट, मतलब 18 वोल्ट का अंतर है। जितना ही अंतर आएगा उतना ही ज़्यादा इलेक्ट्रॉन इधर तेज गति, मतलब उस पर तेज धक्का लगेगा, उतना ही तेज इलेक्ट्रॉन इधर गति करना चाहिए, है ना। अब देखिए अब हुआ क्या, यहाँ पे हम फैलाए हैं तार 2000 किलोमीटर, और तार का क्या होता है, प्रतिरोध होता है, क्या होता है, प्रतिरोध होता है। ये तार है, इसमें प्रतिरोध होता है, और प्रतिरोध क्यों होता है, तो बाबू देखो परमाणु होते हैं तार में, बहुत ज़्यादा मात्रा में परमाणु होंगे, कुछ मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, कुछ ऐसे गैरू इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ऐसे होते रहते हैं, इलेक्ट्रॉन रहते हैं। अब इलेक्ट्रॉन अगर इधर दौड़ रहा है तो हो सकता है परमाणु से टकरा जाए, जाके ठिक जाए, हो सकता है इलेक्ट्रॉन से ठिक जाए, मतलब ये टकरा करके अपनी ऊर्जा खत्म कर देता है, और इसी टकराव के वजह से इस तार का प्रतिरोध बनता है। एक्चुअली में टकराव ही प्रतिरोध है, टक्कर की वजह से इलेक्ट्रॉन की गति में विरोध आएगा, यानी बाधा आएगी, और बाधा को ही हम क्या बोलते हैं, प्रतिरोध बोलते हैं, सिंपल है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो गति कर रहा है इसमें विरोध आया, मतलब कि इसका फोर्स। अब देखिए अगर आपको कोई पीछे से ढकेला है, आप जाके दीवाली में ठेक गए, तो आपका पूरा एनर्जी खत्म हो जाएगा, जो आपको ढकेला था वो सारा एनर्जी खत्म हो जाएगा। जैसे आप साइकिल चला रहे होते हैं, ब्रेक मार देते हैं तो उसका पूरा एनर्जी खत्म हो जाता है, फिर से पैडल मारिए तब जाके साइकिल चलता है ना। तो यहाँ पे भी ऐसे ही है,
इस इलेक्ट्रॉन को धक्का दिया जा रहा है और धक्का दिया जा रहा है, जा टकरा जा रहा है परमाणु से। कुछ देर में क्या होगा, टकराते 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 एक समय ऐसा आएगा कि इसका पूरा एनर्जी खत्म हो जाएगा, इसका पूरा एनर्जी खत्म हो जाएगा। कहाँ से कि धक्का देने वाला ये जो फोर्स होता है पावर हाउस में, ये कम होता है, इतना नहीं होता है कि इलेक्ट्रॉन को यहाँ तक पहुँचा सके। ठीक, तो इलेक्ट्रॉन को धक्का देने वाला फोर्स यानी वोल्टेज कम होता है पावर हाउस में। अब हमको हमारे घर तक पहुंचाना है, तो इस वोल्टेज को यानी धक्का देने वाले फोर्स को हम बढ़ाते हैं। क्या करते हैं, धक्का देने वाले फोर्स को हम बढ़ाते हैं। और जैसे धक्का देने वाले फोर्स को बढ़ाएंगे, इलेक्ट्रॉन बहुत तेज गति करने लगेगा, मतलब कि बहुत उस पर फोर्स लग जाएगा और पहुंच जाएगा हमारे घर तक, और हमारे घर तक इलेक्ट्रिसिटी चली आएगी। अब इसका समाधान क्या है, इस वोल्टेज को हम बढ़ाएं कैसे, इस धक्का देने वाले फोर्स को बढ़ाएं कैसे? तो इसी के लिए आता है ट्रांसफार्मर। जो आप देखते हैं ये ट्रांसफार्मर ऐसा दिखता है, यही है ट्रांसफार्मर। इस सर्किट में बड़े बड़े ट्रांसफार्मर, ये तो छोटका ट्रांसफार्मर है, बड़का एक ट्रांसफार्मर होते हैं, सब रोड के किनारे लगे होते हैं। जाएंगे हाईडिल पे जहाँ से इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई होती है एक एक गांव में, वहाँ पे जाएंगे बहुत बड़का होंगे सब, और इस जगह जाएंगे और बड़का होंगे सब, मतलब बहुत बड़े भी ट्रांसफार्मर होते हैं। अब ये करते क्या हैं बाबू, ट्रांसफार्मर का दो ही काम होता है। क्या काम होता है, दो ही काम होता है। अगर उसको इलेक्ट्रिसिटी देंगे तो या तो वो वोल्टेज को बढ़ा देगा या घटा देगा। क्या करेगा, या तो वोल्टेज को इंक्रीज कर देगा या घटा देगा, दोनों में से एक काम कर सकता है। तो हम कहें कि हमको यहाँ पे ज़रूरत है वोल्टेज बढ़ाने का, वोल्टेज बढ़ाएंगे तो हम यहाँ पे ट्रांसफार्मर लगा दिए, वोल्टेज बढ़ गया मतलब इलेक्ट्रॉन को धक्का देने वाला फोर्स बढ़ गया। जब धक्का देने वाला फोर्स बढ़ गया मतलब कि इलेक्ट्रॉन हमारे घर तक पहुंचा। जब इलेक्ट्रॉन हमारे घर तक पहुंचा तो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होने लगी। सिंपल सी बात है, कुछ दिक्कत वाली बात नहीं है। अब चलिए, ये तो हो गया ट्रांसफार्मर। अब इस ट्रांसफार्मर का काम आपको समझ में आया कि यहाँ पे क्या हुआ, हम हाई वोल्टेज में बदले। लो वोल्टेज में क्यों बदलते हैं, तो बाबू देखो यहाँ पे जो ट्रांसफार्मर लगाते हैं ना, बहुत ज़्यादा हाई वोल्टेज कर देता है। करीब लगभग 33,000 इसी मतलब बहुत ज़्यादा 33,000 का कुछ होता है ट्रांसफार्मर, कुछ लाखों वोल्ट में कन्वर्ट हो जाता है, लाखों वोल्ट में। अब यहाँ पे हमारे घर को चाहिए बस केवल और केवल 220 वोल्ट, तो यहाँ पे वोल्टेज ज़्यादा आ रहा होता है, वोल्टेज को फिर यहाँ पे ड्रॉप करके हमारे घर पे भेजता है। इसलिए हम यहाँ पे भी एक ट्रांसफार्मर लगाते हैं जो वोल्टेज को ड्रॉप कर देता है, यानी गिरा देता है, कम कर देता है, और कम कर करके हमारे घर पे भेजता है। तो ट्रांसफार्मर का काम आपको समझ में आया कि काम क्या करता है, या तो वोल्टेज को इंक्रीज करेगा और या तो वोल्टेज को डिक्रीज करेगा, या तो वोल्टेज को बढ़ाएगा या तो कम करेगा, या तो बढ़ाएगा या तो कम करेगा। अब इस स्थिति में जब ये वोल्टेज को बढ़ाता है यानी धारा को कम कर देता है, वोल्टेज को बढ़ाता है धारा को कम कर देता है। अभी बताएंगे ये होता कैसे। यहाँ पे अगर वोल्टेज को क्या करेगा, वोल्टेज को अगर घटाएगा तो धारा को बढ़ा देगा, समझे। तो ये होता क्या है देखिए, अब समझिए यहाँ पे आगे की चीजें। यहाँ पे हम अब समझेंगे ट्रांसफार्मर की संरचना के बारे में कि ट्रांसफार्मर होता कैसे है, कैसे काम करता है, आखिर ये कैसे वोल्टेज को इंक्रीज करता है और कैसे डिक्रीज करता है। तो देखिए ट्रांसफार्मर में मेनली दो चीज़ें होती हैं। कितनी, दो चीज़ें होती हैं, दो नहीं 3 चीज़ें लगभग होती हैं, मतलब मेन दो चीज़ें होती हैं। एक होता है ट्रांसफार्मर का कोर, और एक होता है बाइंडिंग। अब ये क्या होता है देखिए, आप इस ट्रांसफार्मर में जो ब्लैक कलर का देख रहे हैं, ब्लैक कलर का ये है इसका कोर, इसमें ब्लैक कोर है, और इसमें अंदर तार लपेटा गया है कॉपर का। उस तारवा को हम बोलते हैं क्वाइल मतलब कुंडली बोल सकते हैं उसको। तो बाबू दो चीज़ें होती हैं ट्रांसफार्मर में, मेन दो चीज़ें होती हैं, एक होता है कोर और एक होता है कुंडली। अब यहाँ पे हमको एक चीज़ के बारे में समझना पड़ेगा कि होता क्या है, विद्युत धारा को हम कैसे बनाते हैं। तो विद्युत धारा को बनाने के लिए अगर हम एक कुंडली ले लें, ठीक, देखिए ये एक कुंडली हो गई, हम बेसिक लेवल से समझा रहे हैं इसलिए ये लेक्चर थोड़ा लंबा भी होगा, तो दिक्कत की बात नहीं है। चलिए हम समझेंगे। देखिए ये जो कुंडली है, इस कुंडली में
हम वोल्टेज को यानी उत्पन्न करते हैं, यानी कि विद्युत धारा बनाते हैं, इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं। इलेक्ट्रिसिटी बनाया कैसे जाता है इसके बारे में समझ रहे हैं। अब इस कुंडली में क्या होता है, अगर कुंडली है ये, और इस कुंडली में अगर हम चुंबक घुमाएं, आगे पीछे चुंबक को करें, तो क्या होगा, इस कुंडली में विद्युत धारा प्रवाहित होगी। और ये क्यों हुआ, अब ये क्यों हुआ, तो बाबू देखिए, हम एक चीज़ पढ़ा चुके हैं आपको चुंबक के फ्लक्स के बारे में। आप चाहें तो जा करके देख सकते हैं, हाई स्कूल के लेक्चर में पढ़ाए हुए हैं हम। विद्युत धारा का चुंबक के प्रभाव एक चैप्टर है, वहीं पे जाके देखिएगा, आपको हम पढ़ाए हैं चुंबक के क्षेत्र रेखाएं, चुंबक के फ्लक्स वगैरह के बारे में पढ़ा चुके हैं, तो आप जा करके वहाँ से देख सकते हैं। अब समझिए यहाँ पे होता क्या है, और वहाँ पे हम ये भी बताए हैं कि जब किसी तार में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होता है ना, तो इलेक्ट्रिसिटी जो होता है वो तार के चारों तरफ चुंबक बना देता है। मतलब अगर आपके घर में जो तार आया होगा, अगर उसमें लाइट है तो तारवा चुंबक के जैसे काम करेगा, उस पर लोहा ले जाएंगे चिपक जाएगा। अब ले जाके ट्राई मत कीजिएगा, नहीं तो दिक्कत हो जाएगा, तो चिपक जाएगा। कैसे कि तार के चारों तरफ, जब तार में इलेक्ट्रिसिटी होता है, लाइट होता है, तो उसमें क्या होता है, चारों तरफ उसके चुंबक के क्षेत्र बन जाता है, मतलब वो तार चुंबक की तरह कार्य करने लगता है। अब देखिए यहाँ पे क्या आया, वैसे जैसे तार में जब इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होता है तो वो चुंबक की तरह काम करने लगता है, ऐसे ही जब चुंबक को तार के पास लाया जाता है ना, तो उसका रिवर्स हो जाता है। देखिए होता क्या है, हम क्या किए, हम कहे कि ये तार है, अगर इसमें विद्युत धारा प्रवाहित हो रहा है, इसके चारों तरफ चुंबक बन गया है ना। अगर हम इस तार में विद्युत धारा नहीं प्रवाहित हो रहा है, मतलब चुंबक के क्षेत्र नहीं है, इसके चारों तरफ चुंबक नहीं है, सिंपल सी बात है, नहीं है। जब नहीं है तो हम कहें कि इसका रिवर्स भी सही होना चाहिए, मतलब अगर हम इसके पास अगर चुंबक लाएं तो विद्युत धारा बना देना चाहिए। सेम यही प्रोसेस होता है यहाँ पे भी, जब हम चुंबक लाते हैं तो इस तार में विद्युत धारा प्रवाहित होने लगता है, और कोई दिक्कत नहीं है। तो दोनों चीज़ें सत्य होते हैं, ठीक। तो या तो तार में विद्युत धारा प्रवाहित कीजिए, तब तार ही चुंबक बन जाएगा, या बाहर से चुंबक आप ला दीजिए यहाँ पे तार के पास, तो इस तार में विद्युत धारा प्रवाहित होने लगेगा। अब लाने का मतलब ये है कि इसमें चुंबक के फ्लक्स में परिवर्तन होना चाहिए। चुंबक के फ्लक्स क्या होता है ये आप जानते हैं, आप जाकर लेक्चर पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। चुंबक के फ्लक्स का मतलब कि चुंबक के क्षेत्र की तीव्रता में कमी, या चुंबक के क्षेत्र की तीव्रता से ही उसका अभिप्राय होता है चुंबक के फ्लक्स का। आप जाकर के लेक्चर देखेंगे, वहाँ पे समझ में आ जाएगा डिटेल से। अब समझिए, हम बताए कि जब हम किसी तार के पास चुंबक को हिलाते हैं तो वो क्या होता है, उसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होने लगता है। और ये चुंबक के हिलाने से क्या हमको तात्पर्य है, इसका मतलब ये है कि जब हम इस चुंबक को पास ले जाएंगे तो इस चुंबक का चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तित होगा, इस कुंडली से चुंबक के फ्लक्स जो होगा वो परिवर्तित होगा, जिसके वजह से, परिवर्तन की वजह से इस कुंडली में विद्युत धारा उत्पन्न हो जाएगी। एक विद्युत वाहक बल, विद्युत वाहक बल का यहाँ पे सीधा मतलब है वोल्टेज से, और कुछ नहीं विद्युत वाहक बल। सॉरी देखिए यहाँ पे उल्टा तीर लगा दिए हैं, विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाएगा। और इस विद्युत वाहक बल के कारण क्या होता है, इस तार में धारा प्रवाहित होने लगती है, अगर ये बंद कुंडली है। ये फैराडे का नियम है, फैराडे का नियम देखिए, ये तार है, अगर इसमें विद्युत धारा प्रवाहित होगा तो इसके चारों तरफ चुंबक बन जाएगा। अगर इसके चारों तरफ हम चुंबक ऐसे हिलाएं, ला करके चुंबक हिलाएं, तो इस तार में विद्युत धारा प्रवाहित होने लगेगी, मतलब इसमें इलेक्ट्रिसिटी आ जाएगा। ये तार का गुण होता है, जैसे आपका गुण होता है ना कि अगर जैसे आप स्कूल में हैं तो एकदम बनेचरी करेंगे, एकदम दोस्तों के साथ रहेंगे तो मतलब उनका मजाक उड़ाएंगे, एगो को एकदम पकड़ेंगे तो उसको एकदम भेदेंगे, है ना, उसका मजाक बनाते बनाते उसको एकदम वो कर देंगे। तो ये आपकी प्रवृत्ति है। वैसे ही इलेक्ट्रिसिटी की प्रवृत्ति है, इलेक्ट्रिसिटी की प्रवृत्ति है कि जब ये किसी तार में फ्लो होता है तो ये अपने चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र बना लेता है, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड बना लेता है। और जब अगर हम मैग्नेटिक फील्ड परिवर्तित करें, कोई तार अगर है उसमें विद्युत धारा नहीं है, अगर हम उसके पास चुंबक को ले जाएं और हटाएं, ले जाएं और हटाएं, तो उसके पास क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र बदलेगा। और जब चुंबकीय क्षेत्र बदलेगा यानी चुंबक के फ्लक्स में परिवर्तन होगा, और जब परिवर्तन होता है ना तो उसमें क्या होता है, विद्युत धारा प्रवाहित होने लगती है। आप ये जानते हैं, अगर आप हाई स्कूल के स्टूडेंट हैं, अगर आप 12th पढ़े हैं तभी भी जानते होंगे। तो ये होता है। अब क्या होता है, अगर हम किसी कुंडली में चुंबक के फ्लक्स का परिवर्तन करें तो क्या होगा, चुंबक के फ्लक्स का जैसे परिवर्तन करेंगे तो ये
इस कुंडली में धारा उत्पन्न हो जाएगी, विद्युत वाहक बल बन जाएगा, जिसकी वजह से विद्युत धारा प्रवाहित होने लगेगी। सिंपल सी बात है। अब हम क्या करते हैं, हम इसमें पहले ले जा रहे थे चुंबक, पहले ले जा रहे थे चुंबक को हिला रहे थे बार बार, जिसकी वजह से चुंबक के फ्लक्स में परिवर्तन हो रहा था। अब हम क्या करेंगे, चुंबक के फ्लक्स में परिवर्तन के बजाय सीधा हम अल्टरनेटिंग करंट लगा देते हैं। क्या करें, अल्टरनेटिंग करंट लगा दें। देखिए, हम कहें कि हम दो कुंडली बनाते हैं, हमको मालूम है, हम देखिए अब कुंडली काहे बनाते हैं, ये बात उठती है यहाँ पे। एक चीज़ और उठता है कि ये हम कुंडली ही क्यों बनाए। हमको तो पता है कि कोई भी तार कैसा सीधा रहे चाहे टेढ़ रहे, कैसा रहे, क्या होगा, उसके चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र बन जाएगा, है कि नहीं है। यहाँ पे हम अल्टरनेटिंग करंट लगाएंगे, डीसी करंट नहीं लगाएंगे। डीसी करंट पे ट्रांसफार्मर वर्क नहीं करता है, कैसे कि वो वेरिएबल नहीं होता है, कांस्टेंट होता है, जिसकी वजह से चुंबकीय क्षेत्र भी वो कांस्टेंट बनाता है। हमको वेरिएबल चुंबकीय क्षेत्र चाहिए, ठीक, मतलब कि परिवर्तित चुंबकीय क्षेत्र चाहिए, परिवर्तित। अब ये कुंडली ही क्यों बनाए, हम तारवा को लपेट दिए, इसका मतलब क्या हुआ, हम काहे इतना तार जियान कर रहे हैं। तो देखो, होता ये है कि अगर हम तार को सीधा रखते तो थोड़ा थोड़ा चुंबकीय क्षेत्र थोड़ा थोड़ा इस तार के हर एक जगह पे यहाँ से यहाँ तक होता है ना, पूरा यहाँ से यहाँ तक इस लंबाई में, मतलब चुंबकीय क्षेत्र तो है लेकिन तनी तनी है, अब फैला हुआ है ढेर दूर में, है कि नहीं। तो हम क्या करें, हम कहें कि नहीं, इस चुंबकीय क्षेत्र को एक जगह इकट्ठा करो, तो इस तरवे को न लपेट दें कि इकट्ठा हो जाएगा। जब हम इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो करते हैं तो बहुत कम मात्रा में चुंबकीय क्षेत्र बनता है। अब हम ये कुंडली इसलिए बनाए कहाँ से कि देखिए, चुंबकीय क्षेत्र जो है, चुंबक जो है तनी तनी, मतलब कम कम पावर का चुंबक यहाँ से लेकर वहाँ तक फैला हुआ है, पूरा जितना तार लंबा लगाए हैं। हम कहे कि हमको एक जगह तगड़ा चुंबकीय क्षेत्र चाहिए, तगड़ा चुंबक चाहिए। तार है लेकिन तार जो है चुंबक बना है लेकिन कमजोर चुंबक बना है, तो हम कमजोर का को एक जगह बटोर दें तो नहीं हो जाएगा। तो हम इसीलिए यहाँ पे कुंडली बनाते हैं, समझे। तो कुंडली इसलिए बनाते हैं ताकि जो चुंबकीय क्षेत्र है वो गोट हो जाए, एक जगह ही बटोरा आ जाए, बस इसीलिए हम कुंडली का निर्माण करते हैं। अब ये कुंडली जो है, जब इसमें इधर धारा प्रवाहित होगी, इस तरह से धारा प्रवाहित होगी, तो चुंबकीय क्षेत्र जो है वो इस दिशा में बनेगा, बाहर की दिशा में इस तरह से बनेगा, यानी ये नॉर्थ बन जाएगा और ये साउथ बन जाएगा। और ये आप जानते हैं कि अल्टरनेटिंग करंट जो हमारे घरों में एसी करंट आता है, वो 1 सेकेंड में अपनी दिशा जो है कितने बार चेंज कर देता है बाबू, 1 सेकेंड में अपनी दिशा 50 बार चेंज कर सकता है, 50 बार चेंज कर सकता है। मतलब एक बार है नहीं जाएगा, एक बार है नहीं, मतलब ऐसे वाइब्रेट करता रहेगा, ऐसे वाइब्रेट करता रहेगा, अपना दिशा चेंज करता रहेगा। इसका मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रॉन इसमें गति नहीं करता है, बल्कि एक बार इधर जाता है, एक बार इधर जाता है, बस अपनी जगह पे वाइब्रेट करता रहता है। ये एसी करंट में होता है, वाइब्रेट करे चाहे गति करे, हमको उससे का मतलब, बस आगे जाएगा तो पीछे की तरफ धारा प्रवाहित होगी और पीछे जाएगा तो आगे की तरफ धारा प्रवाहित होगी। अपने जगह यहाँ पे हिल रहा है, बस हमको कोनो दिक्कत नहीं, बस अगर एक दिशा में जाएगा दूसरे दिशा में जा रहा है, बस दिशा बदलती रहेगी धारा की, यही होगा। यहाँ पे हम क्या किए, अल्टरनेटिंग करंट लगाया, मतलब दिशा इसका बदलता रहेगा, एक बार इधर जाएगा और एक बार इधर जाएगा। तो बाबू, जब ये धारा की दिशा बदलेगा तो चुंबक के क्षेत्र की दिशा भी बदल जाएगी। अब ये चुंबक जो ये इधर नॉर्थ बना हुआ था, इधर साउथ बना हुआ था, अब ये बन जाएगा साउथ, ये बन जाएगा नॉर्थ, यानी परिवर्तित चुंबकीय क्षेत्र हमको यहाँ से मिलेगा। अब चुंबक को हिलाना नहीं है, इस चुंबक भी अपनी तीव्रता बदल रहा है, खुदे बदल रहा है, ठीक। ये चुंबकवे जो है अपना तीव्रता बदल रहा है, मतलब कम ज्यादा अपना पावर कम कर रहा है, एक बार फिर ज्यादा कर रहा है, कम कर रहा है, ज्यादा कर रहा है, और अपनी दिशा भी चेंज कर रहा है साथ साथ। तो हमको अब चुंबक को हिलाने की जरूरत नहीं है, बस इसके पास अगर कुंडली अगर रख दें, एक कुंडली अगर रख दें तो क्या होगा। अब इसमें भी सवाल उठता है, इसमें क्यों कुंडली बनाएं, तो अभी बताते हैं। पहले ये समझिए, ये तार है, तार की कुंडली है। देखिए तार की कुंडली, इस तार का भी आप कुंडली बना सकते हैं, लेकिन ये जो है थोड़ा पावरफुल नहीं होगा, इसलिए हम इस तार का कुंडली नहीं बनाते हैं। एक इंसुलेटेड वायर होता है, कॉपर वायर, जो हमको देखने में लगता है कि वो तार जो है उस पर प्लास्टिक नहीं है। जैसे इस कॉपर वायर पे प्लास्टिक का कवर है, उस पर लगता है कवरिंग नहीं है, लेकिन रहता है, बहुत पतला कवरिंग उस तार पे रहता है, वार्निश का कवरिंग रहता है, ठीक।
तो बस इतना समझिए कि ये तार हम लाए इस कुंडली के पास, और इस कुंडली में हम प्रत्यावर्ती धारा प्रवाहित कर रहे हैं, मतलब इसका दिशा बदल रहा है, जिसकी वजह से चुंबकीय क्षेत्र लगातार बदल रहा है। हमको पहले चुंबक को इस कुंडली में हिलाने की जरूरत थी, मतलब कि चुंबकीय क्षेत्र कम ज्यादा करने की जरूरत थी, तब जाके इस तार में धारा प्रवाहित हो रहा था। अब हम कहें कि नहीं, हमारे पास तो इसे बदलने वाला चुंबक ही आ गया, कभी इसका चुंबकन 0 हो जा रहा है, मतलब कि इसका वो चुंबकीय क्षेत्र का मान 0 हो जा रहा है, कभी बढ़ जा रहा है, कभी घट जा रहा है, कभी बदल जा रहा है, मतलब ये परिवर्तित हो रहा है। हम परिवर्तित करने के लिए चुंबक को हिला रहे थे कि चुंबक दूर ले जाएंगे तो चुंबक का जो प्रभाव है यहाँ पे कम हो जाएगा। देखिए, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन का कोनो मतलब नहीं है, मतलब यही है कि चुंबक का प्रभाव कम ज्यादा करना है। इस कुंडली में चुंबक का प्रभाव कम ज्यादा। अब देखिए, अगर लोहा है भाई, लोहा, तो चुंबक अगर इसके ज्यादा पास लाएंगे तो इस लोहा पे प्रभाव ये ज्यादा डालेगा, है ना, ज्यादा डालेगा, मतलब तेजी से खींचेगा, और दूर रहेगा तो कम खींचेगा, मतलब इस लोहा पे प्रभाव कम है। यह है बस चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन, मतलब कि इसका प्रभाव कम ज्यादा करते रहना है, कम ज्यादा करते रहना है। समझ में आया? तो देखिए, जब हम किसी तार के पास चुंबक का प्रभाव कम और ज्यादा करते रहते हैं ना, कम ज्यादा करते रहते हैं, तो उस तार में एक विद्युत वाहक बल की उत्पत्ति हो जाती है। और वो विद्युत वाहक बल कुछ भी नहीं है, वोल्टेज है, कुछ नहीं, वोल्टेज है। वही वोल्टेज उत्पन्न हो जाता है, जिसकी वजह से आप जानते हैं वोल्टेज लगा, और ये कॉपर वायर है, और इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे, तो जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे गति करने लगेंगे, और गति करने से इसमें धारा प्रवाहित होने लगेगा, है ना। तो यही जो है फैराडे ने, इस नियम को फैराडे ने ये खोज किया था, फैराडे नामक वैज्ञानिक थे। अब ये तो देखिए, इसमें क्या होगा, इसमें धारा प्रवाहित होने लगेगा, यही फैराडे का नियम है। अब ये फैराडे का नियम कहता है कि जैसे जैसे चुंबकीय क्षेत्र बदलेगा वैसे वैसे धारा भी प्रवाहित होगा। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा अगर एस इधर है, एन इधर है, तो धारा किसी और दिशा में प्रवाहित होगा, और अगर उल्टा हो गया तो फिर धारा की दिशा भी उल्टा हो जाएगी। मतलब इस कुंडली में भी अल्टरनेटिंग करंट आ गया, है ना। कहाँ से कि चुंबकीय क्षेत्र परिवर्तित हो रहा है। ऐसे अगर हम चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन करें तो इसमें अल्टरनेटिंग करंट ही उत्पन्न होता है, इसमें अल्टरनेटिंग करंट ही उत्पन्न होता है। चाहे हम नॉर्मली चुंबक को पास लाएं, दूर ले जाएं, चाहे हम चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन करें, इसमें अल्टरनेटिंग करंट ही यानी एसी करंट ही उत्पन्न होगा, इसमें एसी करंट ही बनेगा। कहाँ से कि चुंबक का जो ध्रुव है वो लगातार बदल रहा है, चुंबक की पोलैरिटी बदल रही है, चुंबक का प्रभाव बदल रहा है, मतलब चुंबक के फ्लक्स में परिवर्तन हो रहा है, और परिवर्तन का मतलब कि धारा में परिवर्तन। ठीक, डीसी करंट को हम इससे नहीं उत्पन्न कर सकते। डीसी यानी डायरेक्ट करंट, डायरेक्ट करंट का मतलब होता है कि इलेक्ट्रॉन एक कहीं दिशा में दौड़ते रहेगा, इधर ये जाते रहेगा, एक के दिशा में अपने मंजिल की तरफ चलता जाएगा, डीसी करंट बस। तो ये हो गया डीसी करंट, लेकिन इसमें अल्टरनेटिंग करंट बहेगा इस कुंडली में। अब देखिए, अब यहाँ पे क्या हुआ, हम अल्टरनेटिंग करंट लगाए, जिसके वजह से इस कुंडली में क्या हो गया, अल्टरनेटिंग करंट बन गया। अब यही है मेन चीज, तो यही है ट्रांसफार्मर का। अब आप सुने होंगे कि जब परिपथ पूरा होता है तभी विद्युत धारा प्रवाहित होती है। मतलब जैसे यहाँ पे अगर हम बैटरी लगा दें और यहाँ पे बल्ब लगा दें तो परिपथ पूरा होना चाहिए, तभी विद्युत धारा प्रवाहित होगा, है ना, तभी विद्युत धारा प्रवाहित होगा। और कहीं तनी मनी टूट गया परिपथ ना, तो नहीं प्रवाहित होगा। तार तनी मनी कहीं टूट गया तो बल्ब नहीं जलेगा। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे देखो बीचवा में कुछ नहीं है, बीचवा में कुछ नहीं है, लेकिन धारा इसमें से इलेक्ट्रिसिटी इसमें जा रहा है, मतलब कि धारा प्रवाहित हो रहा है। ये कहलाता है अन्योन्य प्रेरण यानी म्यूचुअल इंडक्शन। इसको क्या बोलते हैं, म्यूचुअल इंडक्शन। तो ये म्यूचुअल इंडक्शन का कॉन्सेप्ट है, ये 12th का टॉपिक है म्यूचुअल इंडक्शन। अब समझिए यहाँ पे हम क्या किए, हमने एक कुंडली लिया, परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र लगाया। जैसे परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र लगाया, इसमें धारा बन गया, इसमें इलेक्ट्रिसिटी बन गया। अब देखिए होता क्या है, हम कुंडली में फेरों की संख्या बढ़ाते जाएंगे, बस इसमें क्या होता जाएगा, वोल्टेज का मान बढ़ता जाएगा। अब कैसे होता है इसको समझिए, आखिर ये क्यों होता है कि फेरों की संख्या बढ़ाए तो वोल्टेज बढ़ गया है। देखो, जैसे एक मान लो कि एक तार लिए तो इसमें इस तार में क्या हो रहा है, इस तार में अगर हम चुंबकीय क्षेत्र यहाँ पे तार अगर बस लगाते तो चुंबकीय क्षेत्र का परिवर्तन इसी तार पे होता, बस इतना ही दूरी में होता, ज्यादा इसका क्षेत्रफल नहीं है तार का, बहुत पतला है तार, क्षेत्रफल कम है ना।
तो ये क्षेत्रफल बहुत कम है, इस वजह से इसमें चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन तो होगा, लेकिन क्या होगा, इसमें धारा जो है ना बहुत कम प्रवाहित होगा। इस तार की वजह से धारा बहुत कम प्रवाहित होगा। अब क्या करें, तो अब कहे कि नहीं, हम इस तार को गोलियाएंगे। क्या कहे, गोलियाएंगे। मतलब अब देखो, अब मान लो कि ये एक लूप बना दिए, लूप, ये एक लूप बना दिए, तो इसका क्षेत्रफल इतना हो गया, क्षेत्रफल इतना हो गया, है ना, इस लूप का क्षेत्रफल इतना हो गया। अब इस लूप में चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन, क्षेत्रफल बढ़ा है, और क्षेत्रफल बढ़ा है मतलब चुंबकीय फ्लक्स में अब परिवर्तन भी ज्यादा होगा, और जितना ज्यादा परिवर्तन उतना ज्यादा विद्युत धारा प्रवाहित होगा, उतना ज्यादा वोल्टेज बनता है। तो जितना ज्यादा परिवर्तन उतना ज्यादा विद्युत धारा प्रवाहित होगा, विद्युत वाहक बल उतना ही तगड़ा विद्युत वाहक बल बनेगा। ठीक, तो है मान लो एक गोले, एक लूप के वजह से क्या बन गया, विद्युत वाहक बल, इसका मान है 10, मान लो 10 वोल्ट है इसका मान, विद्युत वाहक बल है 10 वोल्ट है। अब कहे कि अगर इसके पास अगर हम दूसरा लूप रख दें, दूसरा लूप, एक और लूप रख दें, तो बाबू है कुंडलिया तो इतना बड़का है, कौन दिक्कत नहीं है ना। अब कहे कि हाई लुपुआ में कितना होगा, तो इस लुपुआ में भी उतने होगा, कहाँ से कि इसका क्षेत्रफल भी ए है, इसका क्षेत्रफल भी ए है, तो इस लूप में भी 10 वोल्ट का विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा, है ना। हम कहे कि हाई लूप डबल डबल कहाँ लगाए हैं, अगर हमको 20 चाहिए तो हम ऐसे इसको, इस लूप को ऐसे नहीं खींच सकते हैं, है कि नहीं। इसका ये क्षेत्रफल, इसका भी क्षेत्रफल है, दोनों का क्षेत्रफल है, दोनों में फ्लक्स में परिवर्तन है, दोनों का वोल्टेज जुड़ के इन दोनों सिरों पे आएगा और ये हो जाएगा 20 वोल्ट। क्या हो गया, 20 वोल्ट। देखो देखो क्या हुआ, जैसे हमने इस दोनों लूप को जोड़ा, इसका 10 वोल्ट, इसका 10 वोल्ट, दोनों जोड़ करके 20 वोल्ट। इसीलिए हम यहाँ पे कुंडली का प्रयोग करते हैं। अब हम यहाँ पे क्या किए, अब कहे कि नहीं, अब हम लूप वूप नहीं लगाएंगे, अब सीधा क्या करते हैं, कुंडली एगो बनाते हैं, कुंडली एगो बनाते हैं। कई लोग पूछते हैं कि कुंडली आखिर क्यों ट्रांसफार्मर में होती है, काहे नहीं सीधा तार लगा देते हैं, काहे नहीं हम ऐसे एक ही लूप लगा देते हैं। तो बाबू कुंडली इसलिए होती है। अब देखो, हम पहले एगो लूप बनाए थे, लूप एक ही बनाए थे, लूप एक ही बनाए थे तो वोल्टेज 10 वोल्ट था। लूप 2 को बनाए तो वोल्टेज 20 वोल्ट हो गया। अगर लूप 3 को बनाएंगे वोल्टेज 30 वोल्ट हो जाएगा, तीनों को मिला करके। मतलब जितना लूप बनाते जाएंगे ना उतना वोल्टेज बढ़ता जाएगा, उतना वोल्टेज बढ़ता जाएगा। तो अब हम कहे नहीं, अब हम लूप एक को नहीं बनाएंगे, अब इस एक ही तार से कई गो लूप बना देते हैं। घुरिया दिए, घुरिया दिए, एकदम घुरिया दो, जो जितना फेरा मन करे, जितना फेरा बढ़ाते जाओगे उतना वोल्टेज बढ़ता जाएगा, उतना वोल्टेज बढ़ता जाएगा। समझ में आया। तो देखिए, प्राइमरी कॉइल में फेरों की संख्या कम होती है। क्यों कम होती है, कहाँ से कि अगर ज्यादा इसमें फेरा लगाएंगे बाबू, चुंबकीय क्षेत्र तो तगड़ा होता जाएगा, लेकिन जितने फेरवा लगाओगे, जितने फेरवा प्राइमरी कॉइल में लगाओगे उतने क्या होगा, उतने तार की लंबाई बढ़ेगी। बढ़हन तार चाहिए, अगर ढेर फेरा लगाना है बढ़हन तार चाहिए। अब बढ़हन तार मतलब कि देखो, प्रतिरोध का एक फार्मूला होता है R प्रोपोर्शनल टू 1/r²। ठीक, मतलब दूरी पे डिपेंड करता है। जितना लंबा ये होगा ना, जितना लंबा ये क्या होता है, सॉरी, ये R प्रोपोर्शनल टू L होता है, 1/L होता है। R प्रोपोर्शनल टू 1/L होता है, मतलब लंबाई के प्रोपोर्शनल, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। सॉरी, इसके लिए देखिए, ये तार जो है जितना लंबा होगा प्रतिरोध उतना कम होता जाएगा, सॉरी ज़्यादा होता जाएगा। इस तार का प्रतिरोध बढ़ता जाएगा जितना लंबाई आप बढ़ाते जाएंगे। यहाँ पे अगर हम लंबा ज़्यादा तार लगा दें तो है जो विद्युत धारा हम बनाए हैं इसके प्रतिरोध में ख़त्म हो जाएगा। तो इसलिए इस प्राइमरी कॉइल में कम फेरा लगाते हैं, कम फेरा लगाते हैं जितने से कि हमारा चुंबकीय क्षेत्र प्रबल बन जाए, बस काम खत्म। जब प्रबल चुंबकीय क्षेत्र बन गया बस काम खत्म, फेरा नहीं लगाएंगे। अगर हमको वोल्टेज इधर ज़्यादा चाहिए तो हम फेरों की संख्या बढ़ाते जाएंगे, बढ़ाते जाएंगे, बढ़ाते जाएंगे। अब वोल्टेज कम करना है तो इधर से फेरों की संख्या इसमें कम कर देंगे। ठीक, मान लो कि ये जो है, ये एक फेरा इसमें का 10 वोल्ट लेकर के और 50 वेबर का चुंबकीय क्षेत्र बना रहा है, वेबर का। ठीक, तो अब क्या हुआ, चुंबकीय फ्लक्स बना रहा है 50 वेबर का, तो ये 50 जोड़ करके क्या हो गया, 100 हो गया। ठीक, लेकिन अब हम यहाँ पे अगर एक लूप रखें तो क्या होगा, एक लूप रखें तो ये 10 वोल्ट बना रहा है। काहे, कैसे कि इसमें से कम चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन हो रहा है, कम चुंबकीय फ्लक्स इसमें यूज हो रहा है।
यूज कम फ्लक्स हो रहा है, इस वजह से इस लूप में कम विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। तो अगर हमको वोल्टेज कम चाहिए तो कम लूप बनाएंगे, यहाँ पे कम लूप बनाएंगे, मतलब कम फेरा लगाएंगे इसमें। अगर वोल्टेज ज़्यादा चाहिए फेरवा ज़्यादा कर दो, बस सिंपल सा काम है और कुछ नहीं है। तो बस फेरा बढ़ाइए घटाइए, इसी पे वोल्टेज डिपेंड करता है। चुंबकीय क्षेत्र है तो नियत है, मतलब कि चुंबकीय क्षेत्र का अधिकतम मान कितना होगा, मान लो 50 टेस्ला हो गया, 50 टेस्ला चुंबकीय क्षेत्र का अधिकतम मान। फिर न्यूनतम मान कितना होगा, -50 टेस्ला। तो ये तो फिक्स है, 50 और 50 ऊपर, 50 और 50 इसी के बीच चुंबकीय क्षेत्र कंपन करेगा, मतलब कम होगा ज्यादा होगा, कम होगा ज्यादा होगा, कंपन करेगा। चुंबकीय क्षेत्र तो मतलब कि चुंबकीय क्षेत्र का अधिकतम मान नियत हो गया। अब हम क्या करें, अगर हम चुंबकीय क्षेत्र ज्यादा फेरे से पास कराएंगे, इसी चुंबकीय क्षेत्र को, चुंबकीय फ्लक्स को ज्यादा फेरे से परिवर्तित कराएंगे तो उसमें ज्यादा वोल्टेज बनेगा, ज्यादा वोल्टेज बनेगा, वोल्टेज बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा। कम अगर फेरा से इसी 50 टेस्ला के चुंबकीय क्षेत्र को हम क्या करें, चुंबकीय फ्लक्स को गुजारें, परिवर्तित कराएं, तो इसमें क्या होगा, इसमें विद्युत धारा कम बनेगा, ठीक, कम बनेगा। यही होता है ट्रांसफार्मर में। तो ये हो गया हमारा ट्रांसफार्मर, और कुछ नहीं है ट्रांसफार्मर। अब दिक्कत आता है ये कि ये कुंडली जो है ना, ये चुंबकीय क्षेत्र ऐसे बनाती है, ऐसे बनाती है, ऐसे बनाती है, कुछ कुछ ऐसे टाइप में बनाती है ये कुंडली। चुंबकीय क्षेत्र रेखा ऐसे बनाती है, मतलब चुंबकीय फ्लक्स इससे ऐसे गुजरते हैं। अब क्या हुआ, कहे कि हमको तो इस चुंबकीय क्षेत्र रेखा को इस कुंडली में ले जाना है, इस कुंडली में परिवर्तन कराना है। ये तो ढेर हेनिए निकल जा रहा है, कुछ कुछ हेनी जा रहा है, ऐसे देखिए ऐसे बना होता है, कुछ कुछ ऐसे जा रहा है, कुछ कुछ ऐसे जा रहा है, कुछ कुछ ऐसे जा रहा है, अरे ढेर इधर ये रह जा रहा है, आधवा तो इधर ये रह जा रहा है, आधवा इसमें परिवर्तित हो रहा है चुंबकीय क्षेत्र, आधा इधर रह जा रहा है। अब क्या करें, प्रॉब्लम ये आया हमारे पास। तो एक होता है चुंबकीय पदार्थ। क्या होता है चुंबकीय पदार्थ, चुंबकित होने वाला पदार्थ, जैसे लोहा, कोबाल्ट, निकिल, ठीक। तो ये सब चुंबकीय होने वाले पदार्थ हैं। अब क्या करते हैं, जैसे अब समझाते हैं आपको। अगर आप एक खूब तगड़ा मैग्नेट, खूब तगड़ा चुंबक लेंगे, उससे वो लोहा चिपकाएंगे ना, अगर उस लोहा के नीचे एगो कांटे चिपकाएंगे तो लोहा में कटिया चिपक जाएगा, है कि नहीं। काहे चिपका, काहे से कि चुंबक के गुण जो है चुंबक से लोहे में चलाया है, चुंबक से कहाँ पे चलाया, लोहे में चलाया है। लोहा भी चुंबक का काम कर रहा है यहाँ पे, ठीक। यही होता है सेम यहाँ पे। तो इसका मतलब कि हम लोहा से चुंबक के क्षेत्र को ट्रेवल करा सकते हैं, लोहा से चुंबक के फ्लक्स, चुंबकीय रेखाओं को हम ट्रेवल करा सकते हैं, यानी गति करा सकते हैं। समझ में आया। देखिए क्या हुआ, हम अगर किसी मैग्नेट को, पावरफुल मैग्नेट को अगर लोहा से चिपकाते हैं तो उस लोहा में अगर और लोहा चिपकाएं तो उस लोहा से और लोहे चिपक जाते हैं। इसका मतलब कि लोहा चुंबक का काम कर रहा है। ये मान लीजिए, देखिए ये चुंबक है और ये लोहा है, ठीक। इस लोहा को इस चुंबक से चिपका दिया। अब कहे कि इससे यहाँ पे अगर कांटी अटकाओगे तो अटक जाएगा। कहाँ अटक जाएगा, कहाँ से कि इस लोहा ने इस कांटी को पकड़ लिया। क्यों, क्योंकि ये लोहा के अंदर चुंबकीय गुण आ गया है। कौन ट्रांसफर किया, ये चुंबक इसमें ट्रांसफर कर दिया। मतलब कि ये जो है इसमें से चुंबकीय गुण इसमें ट्रांसफर हो सकता है। तो हम क्या करें, हम क्या करें, हम कहे कि देखो, हम कहे कि देखो, हम चुंबकीय गुण हमको ट्रांसफर करना है, चुंबकीय गुण हमको ट्रांसफर करना है इस कुंडली से दूसरे कुंडली में। हम अब लगाएंगे कोर, कहे से कि हमारा ढेर चुंबकीय फ्लक्स बर्बाद हो जा रहा है, इधर उधर छिटा जा रहा है। हम कहेंगे सबको बटोर के ले जाना है इस कुंडली में, इस कुंडली में परिवर्तन के लिए सबको बटोर के ले जाना है। कौन बटोरेगा, तो ये जो चुंबकीय पदार्थ होते हैं वही बटोरेंगे। ये हो गया कुंडली, ठीक। ये हो गया आपका एक प्राइमरी कॉइल हो गया, जिसको हम प्राइमरी कॉइल बोलते हैं। और ये हो गया आपका सेकेंडरी कॉइल, सेकेंडरी कॉइल, ठीक। ये सेकेंडरी कॉइल हो गया, ये सेकेंडरी कॉइल हो गया, और ये हो गया आपका प्राइमरी कॉइल। अब समझिए, ये तो चुंबकीय फ्लक्स बना रहा है, चारों ओर छिट रहा है, चारों ओर छिट रहा है। हम कह नहीं तुमको चारों ओर छिटने ही नहीं देंगे। कहे देखो यहाँ पे एगो लोहा लगाते हैं, यहाँ पे एगो लोहा लगाते हैं। अब कहे नहीं, इस लोहा को इस तरह से हम बनाते हैं कि चुंबकीय क्षेत्र जो है यहाँ पे ऐसे पूरा ट्रांसफर हो जाए। तो ये चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं आप जानते हैं कुंडली के अंदर पैरेलल होती हैं। ये पैरेलल चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं इसे
ट्रांसफ़र हो जाती हैं सब लोहा के तो मतलब कि इस चुंबकीय वस्तु के थ्रू। चुंबकीय वस्तु में लोहा ही डालते हैं ज़्यादातर, नर्म लोहे का क्रोड डालते हैं, कोर जिसको हम बोलते हैं, यही है कोर, यही है कोर। तो हम कोई भी अगर लोहा का रॉड डाल देना तभी भी चुंबकीय क्षेत्र क्या हो जाएगा, इसमें ट्रांसफ़र हो जाएगा। लेकिन हम ट्रांसफार्मर में लोहा का एकदम मोटा सा लोहा नहीं डालते हैं, बहुत पतले पतले लोहा को डालते हैं। इसका कारण है, अभी हम इसका कारण समझाएंगे। बस यहाँ पे आप समझिए कि ये मोटा लोहा डला हुआ है, मोटा लोहा डला हुआ है, सिंपल सी बात है। हमको नहीं समझना है कि पतली क्रोड पड़ा हुआ है, क्या पड़ा हुआ है, कुछ नहीं। बस समझिए कि लोहा पड़ा हुआ है काहे लिए, कि चुंबकीय रेखाओं को यहाँ पे ट्रांसफर करना है। यहाँ पे इस कुंडली में जरूरत है चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की, यहाँ पे ट्रांसफर हो गया चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं इस लोहा की वजह से। अब देखो, जो छिटा रहा था वो इधर चला गया, जो बर्बाद हो रहा था इधर चला गया। अब हम वोल्टेज को इंक्रीज कर सकते हैं, मतलब जो बर्बाद हो रहा था विद्युत धारा चुंबकीय फ्लक्स एक्स्ट्रा बनाने में, वो चुंबकीय फ्लक्स हम यूज में ले लिए, अब वो विद्युत धारा बर्बाद नहीं होगा। ठीक, तो ये इसका सॉल्यूशन हो गया। यहाँ पे ये ट्रांसफार्मर हो गया। यही दो चीज़ें होती हैं, आप देखे होंगे 12th में पढ़े होंगे, दो कुंडली, एक कोर होता है बस ट्रांसफार्मर का, ये कोर हो गया। ये मान लीजिए ठोस अभी कोर है, अभी ये ठोस है, अभी कुछ नहीं, हमें इसको काटे पीटे नहीं है, बस एक मोटका लोहा डाल दिए इसी स्ट्रक्चर का, इसी मतलब शेप का एक मोटका लोहा इस कुंडली में डाल दिए हैं। इस कुंडली के बीचों बीच ये है, इस कुंडली के बीचों बीच ये है, ऐसे डाल दिए हैं, कोई दिक्कत नहीं है हमारे पास। अब दिक्कत आता कहाँ पे, तो ये हो गया आपका ट्रांसफार्मर। अब वोल्टेज इंक्रीज कर सकते हैं, घटा सकते हैं, ये आप जानते हैं। अभी हम फार्मूला भी डिराइव करेंगे, काहे चिंता करते हैं, लेकिन अभी पहले हम कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं, फिर हम फार्मूला डिराइव करेंगे। यहाँ पे हुआ क्या, यहाँ पे चुंबकीय फ्लक्स बना, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं बनी, परिवर्तित चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं। चुंबकीय क्षेत्र रेखा को हमको इसमें ट्रांसफर करना है, ठीक, ट्रांसफर करना है। जैसे ट्रांसफर करना है ना, ट्रांसफर किए तो मतलब कि इस चुंबक के क्षेत्र में परिवर्तन होना चाहिए इस कुंडली के अंदर, तब जाके इसमें विद्युत धारा उत्पन्न हो जाएगा। आप समझ गए इस चीज को। अब चलिए, अब हम समझते हैं एक चीज के बारे में। यहाँ पे आ गया ये नर्म लोहा। अब ये हम नर्म लोहा ही क्यों लगाएं, नर्म लोहा ही क्यों लगाएं? यहाँ पे हम टाइट लोहा, कठोर लोहा लगा सकते थे, कौन लगा सकते थे, दिक्कत क्या आएगी हम नर्म लोहा लगाएं? तो बाबू देखो, नर्म लोहा क्यों लगाएं, इसका कारण है। इसका कारण क्या है तो देखिए, इसका कारण मेन है हिस्टेरिसिस लूप। क्या होता है? हिस्टेरिसिस लूप। हमको क्या चाहिए था इस कुंडली के अंदर, इस छोटे से कुंडली के अंदर हमको चाहिए था परिवर्तित चुंबकीय क्षेत्र। अगर मतलब चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कभी इधर कभी इधर कभी इधर कभी इधर परिवर्तित होता रहे। हिस्टेरिसिस लूप एक होता है। हिस्टेरिसिस लूप का मतलब जब हम किसी पदार्थ को, देखिए यहाँ पे ये कोई पदार्थ है, जब किसी पदार्थ को हम चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं तो वो कितने टाइम में कितना ज़्यादा चुंबकीय क्षेत्र लगाने पे वो चुंबकित हो जाता है। ठीक, कितना ज़्यादा चुंबकीय क्षेत्र लगाने पे वो चुंबकित हो जाता है। जैसे लोहा है, लोहा तुरंत चुंबक से चिपकते कहीं की चुंबकित हो जाता है। मतलब अगर पावरफुल मैग्नेट रहता है तो वो लोहा चुंबक की तरह कार्य करने लगता है, चुंबकित हो जाता है। और जैसे हटाते हैं भी चुंबकित हो जाता है, मतलब पुराना लोहा बन जाता है, कोई दिक्कत नहीं। अब ये एक होता है हिस्टेरिसिस इफेक्ट जिसको बोलते हैं, कर सकते हैं। यहाँ पे हम चुंबकीय क्षेत्र, ये मान लीजिए लोहा ही है, इस पे लगाएं तो ये जब इसका पावर हम देंगे, चुंबकीय क्षेत्र बढ़ाते जाएंगे तो एक ऐसा समय आएगा कि ये लोहा चुंबक की तरह व्यवहार करने लगेगा। मतलब देखिए, हम इस रेखा पे दर्शाते हैं चुंबकीय क्षेत्र को, इसको दर्शा देते हैं बी से बी, चुंबकीय क्षेत्र को। ठीक, इस पे दर्शाते हैं जो लोहा चुंबकित हो रहा है उसके चुंबकन को दर्शा रहे हैं, चुंबकन को। अब क्या होगा, जैसे जैसे हम चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता बढ़ाएंगे कुछ नहीं होगा, लोहे में परिवर्तन कुछ नहीं होगा, धीरे धीरे ही बदलता है, ऐसे धीरे धीरे ऐसे जाता है, ऐसे। अब फिर इसके बाद ऐसे इसका लूप बनता है, ऐसे ग्राफ बनता है। इसी को हम बोलते हैं हिस्टेरिसिस लूप। और इस हिस्टेरिसिस लूप में अगर हम समझाने लगे तो कई लोगों को समझ में नहीं आएगा, इसलिए हम यहाँ पे ज़्यादा नहीं समझाएंगे। हम समझा रहे हैं हिस्टेरिसिस लॉस एक होता है, हिस्टेरिसिस लॉस, जिसके वजह से ट्रांसफार्मर में हमिंग की आवाज़ आती है। देखे होंगे, सुने होंगे, ट्रांसफार्मर वह गुनगुनाता है,
सुने हैं ना, तो काहे गुनगुनाता है, इसी के बारे में यहाँ पे हम कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं। यहाँ पे ये जो लूप है ये बताता है, अगर ये लूप मोटा है, इसका क्षेत्रफल ज़्यादा है, मतलब ये बताता है कि आप ज़्यादा चुंबकीय क्षेत्र देंगे तब ये चुंबकित होगा। ठीक, ज़्यादा चुंबकीय क्षेत्र देंगे तब ये चुंबकित होगा लोहा। और उसके बाद बहुत कम अगर चुंबकीय क्षेत्र करेंगे, बहुत लो करेंगे, तब जाकर के ये भी चुंबकित होगा। देखिए यहाँ पे क्या हुआ, हम चुंबकीय क्षेत्र बढ़ाते जा रहे हैं, इस पोजीशन पे यहाँ पे चुंबकन इस लोहे का पूरा हो गया, संतृप्त हो गया, ये लोहा जो है पूरा चुंबक की तरफ बन गया। ठीक, हम कहे ठीक है लोहा भाई चुंबक बन गए, ठीक है कोनो दिक्कत नहीं है। हम कहे कि ये चुंबक बन गया मतलब ये भी चुंबक के फ्लक्स निकालेगा, तो इसीलिए तो हम इसके अंदर लोहा डाले थे कि लोहा चुंबक बनाए हैं। लोहा क्या हुआ है, चुंबक के फ्लक्स, चुंबक के क्षेत्र रेखाएं बनाएगा और जिससे चुंबक के फ्लक्स में परिवर्तन होगा। अब क्या कहें, अब कहे कि देखो अब हम तुमको विचुंबकित करेंगे, मतलब जैसे पुराना लोहा थे ना वैसे ही करेंगे। तो हम कहे कि अब चुंबकीय क्षेत्र जो हम बाहर से लगाए हैं उसको घटा रहे हैं, घटाते गए। ये जो है लोहा जो है पुराना होने का नाम ही नहीं ले रहा है, धीरे धीरे घटा रहे हैं, यहाँ तक आए तब जा करके ये धीरे धीरे घट रहा है, लेकिन पुराना एकदम होने का नाम ही नहीं ले रहा है। तो यहाँ तक जब आए तो ये पुराना अपने लोहा वाले रूप में आ गया। और घटाते गए तब ये उल्टी दिशा में चुंबकित होने लगा, यहाँ तक आ गया। यहाँ तक जब हम चुंबकीय क्षेत्र, बाहरी चुंबकीय क्षेत्र को घटाए, लोहा क्या हो गया, यहाँ चुंबकित हो गया, पूरा संतृप्त हो गया, एकदम चुंबक की तरफ बन गया। हिस्टेरिसिस लूप। देखिए ये जो लेक्चर है बहुत लंबा हो रहा है, इसलिए हम जानते हैं आप लोग को दिक्कत होगा, लेकिन आप चाहें तो इस लेक्चर को 2 पार्ट में देख सकते हैं। हम एक ही बार बना रहे हैं इसको, इसलिए ताकि एक ही टाइम में ख़त्म कर दें इसको। अब ये हिस्टेरिसिस लूप इसको बोलते हैं। ग्राफ पे देखिए चुंबकन हो रहा है इधर और ये निगेटिव दिशा में चुंबकन हो रहा है। हम चुंबकीय क्षेत्र की दिशा किधर बढ़ा रहे हैं, तो निगेटिव में कम करते जा रहे हैं। तो यहाँ तक जब आए तो ये निगेटिव दिशा में फिर से चुंबकित हो गया, लेकिन निगेटिव में पहले नॉर्थ साउथ ये बना था, अब उल्टा बन गया। अब इस लोहा में क्या बन गया, ये साउथ बन गया, ये नॉर्थ बन गया, मतलब उल्टी दिशा में चुंबकित हो गया। अब कहे कि अब तो पूरा ही संतृप्त हो गया, चुंबक बन गया। अब कहे फिर से घटाएंगे, हम फिर से बढ़ाएंगे यहाँ से चुंबकीय क्षेत्र। तो जैसे जैसे बढ़ाते गए, पहले घटाए थे अब बढ़ा रहे हैं, बढ़ाते गए यहाँ पे आए तो चुंबक जो लोहा का चुंबकन है यहाँ पे पहुँच गया। अब कहे तनी मनी बढ़ा देते हैं, कैसे कि अभी भी लोहा चुंबक के जैसा है। अब तनी मनी बढ़ाए तो यहाँ पे जा कर के क्या हुआ, लोहा जो है पूरा जीरो हो गया, लोहा बन गया। पहले चुंबक बना था इधर और बीच में क्या लोहा बन गया। इसका मतलब ये हुआ कि हमको अगर किसी भी चीज़ को चुंबकित करना है, तो अगर हमको किसी चीज़ को चुंबकित करना है तो उसका चुंबक अगर बनाना है तो उसका विचुंबकन वाला प्रवृत्ति कम होना चाहिए। मतलब चुंबकीय क्षेत्र घटाते जाएं तो उसको कोई फर्क ही ना पड़े, मतलब यहाँ तक घटाएं तब जाके ये इसे जीरो हो। और जब यहाँ तक मतलब इसका ये हुआ कि जितना ये बढ़ता जाएगा, इधर जैसे घसकता जाएगा, इस लूप का क्षेत्रफल बढ़ता जाएगा। विचुंबकन जो है इस लोहे का घटता जाएगा। विचुंबकन का गुण मतलब कि चुंबक से नॉर्मल लोहा बनने में इसको टाइम लगने लगेगा। जैसे हिस्टेरिसिस लूप का क्षेत्रफल बढ़ेगा, हिस्टेरिसिस लूप का क्षेत्रफल जैसे बढ़ता जाएगा, इसको विचुंबकित होने में टाइम लगने लगेगा, है ना। अब देखो होता क्या है यहाँ पे, अब यहाँ पे खेल हो गया। अब अगर हमको किसी लोहे को, किसी भी वस्तु को चुंबकित करना है, मतलब चुंबक बनाना है, परमानेंट मैग्नेट, तो हम उस पदार्थ को यूज करेंगे जिसका हिस्टेरिसिस लूप का क्षेत्रफल बहुत चौड़ा हो, हिस्टेरिसिस लूप बहुत मोटा हो, ताकि वो हम कितना हो कम करते जाए, उसके अंदर चुंबकीय गुण ज़्यादा से ज़्यादा रह सके। इसलिए जब हिस्टेरिसिस लूप का क्षेत्रफल ज़्यादा, तब जाके वो लोहा जो है कम चुंबकित होगा, मतलब कम विचुंबकित होगा। लेकिन यहाँ पे दिक्कत है, यहाँ पे हमको परमानेंट मैग्नेट नहीं बनाना है। परमानेंट मैग्नेट का मतलब कि यहाँ पे नॉर्थ, यहाँ पे साउथ हरदम रहबे करेगा, ऐसा हमको चाहिए ही नहीं। हमको ये बदलता हुआ ध्रुव चाहिए, यहाँ पे बदलता हुआ ध्रुव चाहिए। ये तो होना चाहिए कि हिस्टेरिसिस लूप लंबा हो, मतलब कि तनी मनी चुंबकीय क्षेत्र बढ़ाएं तो ये बढ़ जाए, एकदम हाई पे चल जाए, तनी मनी में एकदम हाई पे चल जाए, चुंबकित हो जाए, तुरंत चुंबकित हो जाए, ऐसा चाहिए। और क्या हुआ यहाँ पे, हमको परिवर्तित होने वाला चाहिए, मतलब कि ये जो
ये जो है कम ही, अगर हम कम करें चुंबकीय क्षेत्र तभी ये विचुंबकित भी हो जाए, ऐसा चाहिए। देखो मतलब हिस्टेरिसिस लूप का क्षेत्रफल कम होना चाहिए, लंबाई बढ़ना चाहिए, पढ़ना चाहिए, है यही चाहिए हमको। कहाँ से कि हमको इस लोहे का क्या करना है, ध्रुव बदलना है। जब ये विचुंबकित होगा तभी ये उल्टी दिशा में फिर चुंबकित होगा। जब ये सीधा दिशा में, यहाँ पे नॉर्थ है साउथ है, नॉर्थ है साउथ है, चुंबकित है, चुंबक बन चुका है। अब इसको विचुंबकित करेंगे, विचुंबकित करेंगे तभी ये उल्टा फिर होगा कि यहाँ पे S बन जाए और यहाँ पे N बन जाए। विचुंबकित जब तक ये लोहा पुराना लोहा नहीं बन जाता तब तक ये फिर से उल्टा ध्रुव वाला नहीं बन पाएगा, दिक्कत आता है यहाँ पे, ठीक। तो क्या करें अब क्या करें? तो अब देखिए, अब हम उस चीज़ का यूज करते हैं इसमें, उस चीज़ का इसमें यूज करते हैं कि उसका हिस्टेरिसिस लूप का क्षेत्रफल कम हो, लंबाई ज़्यादा हो। तो नर्म लोहा जो होता है उसका हिस्टेरिसिस लूप का क्षेत्रफल कम होता है, उसका विचुंबकन का गुण बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन चुंबकित होने का भी गुण बहुत ज़्यादा होता है। इतनी मनी चुंबकीय क्षेत्र लगाएंगे चुंबकित हो जाएगा। इसलिए यहाँ पे हम नर्म लोहे का यूज कर रहे हैं। बस ये 12th वाले लोगों को समझ में आने वाला है, हम जानते हैं, ठीक। तो 12th वाले लोग जो है समझ सकते हैं, ऐसे नॉर्मली लोग भी समझना चाहें तो समझ लेंगे। लेकिन अब चलिए, अब हम आगे की चीज़ों को डिस्कस करते हैं। नर्म लोहा क्यों लगा, ये तो क्लियर हो गया कि हमको ऐसा पदार्थ यहाँ पे चाहिए जो तुरंत मैग्नेटाइज हो जाए, तुरंत डिमैग्नेटाइज हो जाए, है ना। उसका जो परिवर्तन होता रहे, वो चुंबक के ध्रुव बदलते रहे, ऐसे हमको पदार्थ चाहिए। एक तो वो चुंबकित हो, तगड़ा चुंबकित हो, लेकिन उसका ध्रुव भी तगड़े तरीके से बदले, बहुत जल्दी जल्दी बदले, ऐसा चाहिए। तो ऐसा हम नर्म लोहे को इसलिए यहाँ पे यूज करते हैं क्योंकि उसका हिस्टेरिसिस लूप का क्षेत्रफल बहुत कम होता है। अब देखो, अब ये हो गया ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर तो समझ में आ गया आपको, ट्रांसफार्मर आपको समझ में आ गया, और कुछ नहीं है ट्रांसफार्मर में। ट्रांसफार्मर तो यही है कि 2 कुंडली रहेगा, दोनों में पटलित क्रोड रहेगा। कहाँ लिए पटलित क्रोड, कहाँ से कि हमको चुंबकीय क्षेत्र ट्रांसफर करना है, दूसरे में ट्रांसफर करना है, बस इसीलिए पटलित क्रोड। पटलित क्रोड ही क्यों लगाते हैं हम, काहे ठोस क्रोड नहीं लगा सकते? ठोस क्रोड क्यों नहीं लगा सकते? देखिए, जो हम ये रॉड लगाए हैं लोहे का ना, ये एक कुंडली से दूसरे कुंडली में, ये होता ये है, ये रॉड जो होता है ना इतना मोटा होता है, इतना मोटा, लेकिन इसमें दिक्कत ये होता है कि बहुत पतला पतला पत्ती को मिला करके एक पर एक पत्ती साट के बनाया गया होता है। अभी काहे पत्ती के रूप में बनाया जाता है, काहे से कि इस पत्ती के रूप में बनाने से इसका कॉस्ट भी ज़्यादा आता है। तो काहे हम इतना कॉस्टली चीज़ बना रहे हैं, काहे नहीं एक के रॉडे डाल दे रहे हैं? तो इस वजह से इसमें रॉड हम नहीं डालते हैं, इसमें हीटिंग इफेक्ट को कम करने के लिए। ट्रांसफार्मर में हमारा ट्रांसफार्मर तैयार हो चुका है, हमारा ट्रांसफार्मर बन चुका है, बस अब हम उसमें जो लॉसेज हो रहे हैं उसको कम करने की कोशिश कर रहे हैं। जो पहले देखिए, पहले क्या हो रहा था, पहले चुंबकीय क्षेत्र इधर उधर छिटा जा रहा था, उसको बटोर दिए लोहा लगा करके, ठीक। उसके बाद हिस्टेरिसिस लूप, मतलब जल्दी जल्दी विचुंबकित और चुंबकित हो जाए, उसको हिस्टेरिसिस लूप बोलते हैं। तो हिस्टेरिसिस लूप वाला हम कॉन्सेप्ट क्लियर किए। अब ये क्या हो रहा है, यहाँ पे एक होता है इंडक्शन इफेक्ट। इंडक्शन आपके घर में होगा, खाना बनाने वाला, है ना। तो देखिए, होता ये है कि जब अगर हम कोई रॉड लें, मोटा रॉड, ये मान लीजिए रॉड है, इसके चारों तरफ अगर कॉपर का वायर लपेट दें, कॉपर का वायर लपेटेंगे ना, तो होता ये है कि ये कॉपर का वायर लपेट के इसमें विद्युत धारा प्रवाहित करें, ठीक, विद्युत धारा प्रवाहित करें। जब इसमें विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे चुंबकीय क्षेत्र बनेगा, और कैसा, एसी करंट प्रवाहित कर रहे हैं। और जब एसी करंट प्रवाहित कर रहे हैं तो चुंबकीय क्षेत्र बदलेगा भी, और बदलने से ये लोहा जो है, इस लोहे में क्या होता है, एक धारा उत्पन्न हो जाती है। काहे से कि यह तो धातुएं है। तो जब किसी धातु में चुंबक के फ्लक्स में परिवर्तन किया जाता है तो क्या होता है, विद्युत वाहक बल की उत्पत्ति हो जाती है। अब इस रॉड में, इस रॉड का ये जो ये अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल देखिए, ऐसे इस टाइप का है, और ऐसे चुंबक के क्षेत्र में परिवर्तन हो रहा है। अब क्या होता है, इस रॉड में जो है भंवर धाराएं उत्पन्न होने लगती है, भंवर धाराएं। अब ये धाराएं कैसे होती हैं, देखिए, ये धाराएं देखिए गोल होती हैं। गोल का मतलब कि इलेक्ट्रॉन गोल दिशा में दौड़ रहा है। अगर आप
बैटरी ले लीजिए, बैटरी कोई, और उसका दोनों तारवा एक में सटा दीजिए, तारवा गर्म होकर जल जाएगा। काहे से कि हीट उत्पन्न होता है। हीट क्यों? क्योंकि कि प्रतिरोध है उस तार में, और प्रतिरोध की वजह से उस तार की हीटिंग इफेक्ट आती है। इसकी वजह से तार गल जाता है, जल जाता है, गर्म हो जाता है। ठीक, अब हम क्या किए, देखो इस रॉड में, ये रॉड है, इसका ये अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है। इसको देखिए, इसमें क्या हो रहा है, इसमें भंवर धाराएं उत्पन्न हो रही। भंवर धाराएं मतलब गोल गोल धारा का एगो लूप उत्पन्न हो रहा है। जैसे नदी में पत्थर उत्थर फेंकते हैं ना, तो लूप एगो उत्पन्न होता है, इससे तरंग उत्पन्न होता है। इससे इसमें भंवर धाराएं उत्पन्न होती है गोल गोल। इसका मतलब देखो, यहाँ पे बैटरी है, ये बैटरी है, यहाँ पे समझिए, ये बैटरी है। ये बैटरी जो है, इसके दोनों पोल को हम टच कराएं, मतलब इसमें से इलेक्ट्रॉन निकल के इधर जाने लगा, मतलब विद्युत धारा प्रवाहित होने लगा। ये कुछ सर्किट कंप्लीट हो गया। यहाँ से इलेक्ट्रॉन ऐसे घूम घूम के आ रहा है, जा रहा है, मतलब सर्किट कंप्लीट हो गया है। और सर्किट कंप्लीट होने की वजह से तार में हीट हुआ है। और यहाँ पे देखो, ये लोहा है, लोहा, और इस लोहे में ये इलेक्ट्रॉन कैसे घूम रहा है, लूप के रूप में घूम रहा है। मतलब ये भी सर्किट यहाँ पे कंप्लीट है, यहाँ पे सर्किटवा कंप्लीट है। अब क्या होगा, अब यही दिक्कत यहाँ पे आ जाती है। जैसे सर्किट कंप्लीट, वैसे क्या होगा, सर्किट कंप्लीट का मतलब कि ये लोहा जो है, इसमें विद्युत धारा प्रवाहित होगी। और जब विद्युत धारा प्रवाहित होगी, जब विद्युत धारा इसे गोल गोल प्रवाहित होगी, तो इस लोहे का कुछ प्रतिरोध होगा, और उस प्रतिरोध की वजह से ये लोहा जो है गर्म होता जाएगा, गर्म होता जाएगा, एकदम लाल हो जाएगा, एकदम लाल हो जाएगा। तो हमारा ट्रांसफार्मर जल के खत्म। लेकिन अभी चिंता करने की जरूरत नहीं है, ट्रांसफार्मर नहीं भड़केगा। अब क्या करें, अब ये लूप ना बने, इसके लिए हम क्या करते हैं, देखिए ये लोहा गोल है, इस वजह से लूप बन रहा है। कैसे कि जो भंवर धाराएं होती हैं, ईडी करंट इसको इंग्लिश में बोलते हैं, ये ईडी करंट जो होती है गोल गोल बन रही है। देखो गोल गोल बन रही है। हम क्या किए, कहे नहीं तुम्हारा हम रास्ते में रोक दे रहे हैं। हम क्या कहे, देखो तुम्हारा रास्ता बीचवा में से हम लोहा को काट दे रहे हैं। क्या किए, काट दिए, लो काट दिए। अब इसका रास्ता यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक कंप्लीट नहीं हो रहा है ना। लेकिन अब कहेगा नहीं, जाने दो, हम अब यहाँ पे बनाएंगे, ऐसे बनाएंगे। तब क्या करेंगे, इधर ही आधवा लोहा में ऐसे बनाने लगेगा, ये ऐसे गोल गोल। तब क्या करेंगे, तब कहे देखो हम तुम्हारा अब सब प्रॉब्लम कंप्लीट करते हैं। देखो हम इस लोहा को हर जगह ये से काट देते हैं, हर जगह ये से इसे काट देते हैं, हर जगह ये से इसको काट देते हैं। इसीलिए हम पटलित क्रोड का यूज करते हैं, ताकि कम से कम ईडी करंट इस कोर में उत्पन्न हो सके। इसीलिए हम पटलित क्रोड मतलब पत्तियों का इस्तेमाल करते हैं। पत्ती रहेगा, पत्ती कितना पतला होता है, एकदम इतनी पतला, इतनी में गोल गोल करंट कितनी घूमेगा, घूम ही नहीं पाएगा। तो इसलिए एडी करंट लॉस बहुत कम हो जाएगा। कैसे कि गोल गोल घूम रहा है करंटवा जो है, इसका गुण है कि गोल गोल घूमता है। गोल गोल घूमे, इसके लिए हम रास्ते में ना दे कि गोल घूमे, एकदम पतला पत्ती लगा दे, तब कैसे घूमेगा, दिक्कत हमारा खत्म। तो हम इसीलिए यहाँ पे पटलित क्रोड का यूज करते हैं, पटलित क्रोड का यूज करते हैं। ठीक, तो ये हो गया हमारा ट्रांसफार्मर। अब हम इसके फार्मूले का डेरिवेशन कर लेते हैं। डेरिवेशन देखिए, फैराडे का एक नियम है, फैराडे का एक नियम है, कई चीज़ें हैं इसमें, फार्मूला होता है, फार्मूले का डेरिवेशन कर लेते हैं। उसके बाद हम अगला हम पढ़ेंगे, इसी में अभी और बाकी है। अभी ट्रांसफार्मर को बंद करना है। अभी तो हाई वाला ट्रांसफार्मर बनाए हैं, छुटकी बनाए हैं, अब बड़का बनाएंगे। देखिए अब इसमें क्या करना है, हमको फार्मूला डिराइव करना है। तो फार्मूला डिराइव करने के लिए, ताकि हम फार्मूला डिराइव करने के लिए अगला लेक्चर बना दें, अगला लेक्चर सही रहेगा फार्मूला डिराइव करने के लिए। लेकिन चलिए इसी में बना देते हैं, देखा जाएगा जो होगा। यहाँ पे क्या हो गया बाबू, यहाँ पे ये हो गया ट्रांसफार्मर। इसमें क्रोड है, आप जानते हैं, कोर है, पटलित क्रोड लोहे की है, आप जानते हैं। अब नहीं बनाएंगे, भद्दा लगेगा। अब देखो यहाँ पे चुंबक के फ्लक्स, अगर जितना हमको बनाना है, फ्लक्स बनाना है, मतलब फेरों की संख्या ज़्यादा करनी पड़ेगी, बस यही करना है हमको। चलिए हम इस फार्मूले के डेरिवेशन को अगले लेक्चर में ही बनाएंगे, कैसे कि टाइम ज़्यादा खा जाएगा ये डेरिवेशन इसका। फार्मूला जो ट्रांसफार्मर का होता है, बस फार्मूला बता दे रहे हैं। यहाँ पे देखिए, NS/NP बराबर VS/VP बराबर IP/IS, यही होता है इसका फार्मूला।
ट्रांसफार्मर का यही एक फार्मूला होता है। और ट्रांसफार्मर की दक्षता का फार्मूला होता है निर्गत शक्ति बटा निवेशित शक्ति, निर्गत शक्ति बटा निवेशित शक्ति, ठीक ऐसे होती है। इसका फार्मूला कुछ इसी टाइप का होता है। हम इसको अगर नेक्स्ट लेक्चर में डेराइव करेंगे तो आएगा। ये बस ये फार्मूला समझ लीजिए निर्गत शक्ति वाला। अभी हम अगले लेक्चर में वो ट्रांसफार्मर की दक्षता का फार्मूला होता है वो बताएंगे नेक्स्ट लेक्चर में अच्छे से। यहाँ पे ये बस इस फार्मूले को समझ लीजिए, इसको हम डेराइव भी अगले लेक्चर में करेंगे। इसका मतलब ये होता है NS, N जो है फेरों की संख्या, ये जो हम कुंडली में फेरा लगाए हैं वही है। NP जो है ये भी फेरों की संख्या है। लेकिन अब देखो NP जो है प्राथमिक, ये जो है पहले जिसमें हम इलेक्ट्रिसिटी देते हैं उसको बोलते हैं प्राइमरी कॉइल, और जिसमें हमको इलेक्ट्रिसिटी मिलता है उसको हम बोलते हैं सेकेंडरी कॉइल। देखो हमको वोल्टेज बढ़ाना था तो जिधर हम इलेक्ट्रिसिटी देंगे ना तभी तो उसका वोल्टेज बढ़ाएंगे। जिस इलेक्ट्रिसिटी का वोल्टेज हमको बढ़ाना है वो ट्रांसफार्मर में देंगे। तो जिस कुंडली पे हम वोल्टेज लगाते हैं उसको प्राइमरी बोलते हैं, और जिससे निकलता है वोल्टेज उसको सेकेंडरी बोलते हैं, सेकेंडरी कॉइल। अब समझो यहाँ पे सेकेंडरी कॉइल। तो इसलिए इसमें फेरों की संख्या हम मान लेते हैं n, इसमें फेरों की संख्या हम मान लेते हैं n, दोनों में n। लेकिन हम कहते हैं प्राथमिक कुंडली में कम हो सकता है, ज़्यादा हो सकता है NP, और इसमें NS। मतलब फेरों की संख्या मान लो इसमें 20 है, इसमें 10 है, इसमें मान लो 10 है, इसमें 20 है, कुछ भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। तो इसमें कुछ भी हो सकता है। अभी एक होता है स्टेप अप ट्रांसफार्मर और एक होता है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। देखिए बाबू, स्टेप अप और स्टेप डाउन कहने के लिए दोनों दो ट्रांसफार्मर है, लेकिन है एक ही। यही ट्रांसफार्मर को आप स्टेप अप के रूप में यूज कर सकते हैं, यही ट्रांसफार्मर को आप स्टेप डाउन के रूप में यूज कर सकते हैं, कोनो दिक्कत नहीं है। अभी बताएंगे, बस समझिए। यहाँ पे अगला हम अभी बता रहे हैं। यहाँ पे देखिए हम कहे कि इस प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या क्या है, NP है, इसमें NS है, तो इसका फार्मूला हो जाएगा। और इस प्राथमिक कुंडली का वोल्टेज जो है VP है, VP बराबर मान लीजिए 300 वोल्ट है, इसको हम 11,000 वोल्ट में बदल रहे हैं, 11,000 वोल्ट में बदल रहे हैं, कुछ है। यहाँ पे VP का मतलब कि प्राइमरी कॉइल का वोल्टेज, और सेकेंडरी कॉइल का विद्युत वाहक बल VS हो गया। IP यानी प्राइमरी कॉइल में जो धारा प्रवाहित हो रही है IP, और बटा IS मतलब IS जो है द्वितीय कुंडली में धारा प्रवाहित हो रही है। अभी उतना अच्छे से समझ में नहीं आएगा, बस हम यहाँ पे फार्मूला आपको बताएं। ये ट्रांसफार्मर के बनाने का फार्मूला होता है, कैसे बनाया जाएगा, कैसे बनाया जाए कि इस वोल्टेज से हमको ये वोल्टेज मिल जाए। 300 से 11,000 चाहिए तो देखिए, अगर हमको 300 से 11,000 वोल्ट चाहिए ना तो देखिए हमको क्या करना पड़ेगा। हमको सेकेंडरी पे 11,000 यानी VS क्या दिया है, VS दिया है, सेकेंडरी पे 11,000 वोल्टेज दिया है। हमको NS और NP निकालना है। मान लीजिए NP हम कहे कि NP में फेरे हैं 100 फेरे, NP जो है 100 फेरे हैं, 100 को फेरा लगाए हुए हैं। दूसरा में को फेरा लगाना पड़ेगा हमको, ये पता करना है। ट्रांसफार्मर हम बना रहे हैं अपने घर पे, तो इसके लिए कह रहे हैं कि हम प्राइमरी में 100 टर्न दे दिए, 100 फेरा लगा दिए, 300 वोल्टेज हम दे रहे हैं, हमको 11,000 चाहिए, तो हमको और कितना फेरा सेकेंडरी में लगाना पड़ेगा। तो देखो NP दे दिया है हमको, यहाँ पे VP दे दिया है और VS दे दिया है। हमको NS निकालना है। NS का मतलब कि सेकेंडरी कॉइल में फेरों की संख्या। तो इसको निकालने के लिए हम फार्मूले का यूज बता रहे हैं बस आपको, और कुछ नहीं बता रहे हैं। NS हमको निकालना है, NP दिया है, NP 100 बराबर VS बाई VP। VP कितना दिया हुआ है और VS देखो, VS हमको 11,000 दिया हुआ है, 11,000 बटा VP कितना दिया हुआ है 300। तो 0 से 0 मर गया, ठीक। इसको काट दो 3 से कट गया, 3 त्रिके 9 और 3 छक्के 18 और 3 छक्के 18, इसे 6 आएगा। इससे लगभग इसमें हमको कितना टर्न लगाना पड़ेगा, NS बराबर 36.66 गुणे 100 बराबर हो जाएगा 3666 टर्न। लगभग इसमें 3666 फेरा लगाना पड़ेगा। हमको पता चल गया, हम ट्रांसफार्मर बना लेंगे, बस इसी के लिए फार्मूला होता है। अब चलिए, अब धारा उरा के लिए भी होता है, उसके लिए हम बताएंगे नेक्स्ट लेक्चर में। अब समझिए कि ये ऊंचाई और अपचाई ट्रांसफार्मर क्या होता है। ऊंचाई और अपचाई ट्रांसफार्मर
और जिसको हम स्टेप अप भी बोलते हैं, स्टेप डाउन भी बोलते हैं। चलिए इसको समझते हैं। स्टेप अप, स्टेप डाउन। देखिए ये हम ट्रांसफार्मर एक बनाते हैं। कौन सा ट्रांसफार्मर है, कुछ भी बना देते हैं, हमको उससे क्या मतलब। देखिए हम मान लेते हैं इसमें फेरा बनाते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 को फेरा बनाए इसमें, ठीक। यहाँ पे एक और ट्रांसफार्मर, ये ट्रांसफार्मर का साइन होता है। यहाँ पे हम एक और ट्रांसफार्मर बनाए, साइन रहने दीजिए, हम ट्रांसफार्मर ही बना रहे हैं। यहाँ पे हम एक और कुंडली बनाते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, ऐसे इसमें 16 टर्न लगा दिए। अब इसी ट्रांसफार्मर को हम 2 तरीके से यूज कर सकते हैं। ये देखिए, ये दोनों तार इनपुट के लिए है, ये आउटपुट के लिए। ये दोनों तार इनपुट, ये दोनों तार आउटपुट, मतलब है नहीं लिया के इलेक्ट्रिसिटी जोड़ दीजिए जिसको हमको बढ़ाना है वोल्टेज को। तो देखिए इसमें कम फेरा है, कम फेरा है, मतलब ये चुंबकीय क्षेत्र बनाएगा। चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन इसमें ज़्यादा हो रहा है, कैसे कि ज़्यादा क्षेत्रफल बन गया है, कुंडली फेरा ज़्यादा करने से क्षेत्रफल ज़्यादा बन गया। इसकी वजह से इसमें फ्लक्स में परिवर्तन ज़्यादा होगा, वोल्टेज बढ़ जाएगा। और इस टाइप के हम ट्रांसफार्मर को कहेंगे, इस टाइप के ट्रांसफार्मर को कहेंगे ऊंचाई ट्रांसफार्मर, यानी कि स्टेप अप हो गया। यानी जो हम इधर वोल्टेज जोड़े थे ना, वो बढ़ गया, वो बढ़ गया, स्टेप अप हो गया, यानी ऊपर बढ़ गया, स्टेप अप हो गया। अब देखो मतलब बढ़ गया वोल्टेज। अब कहे कि नहीं हमको डाउन करना है भाई, क्या कहे हमको डाउन करना है, तब क्या करें। तो कहे देखो ट्रांसफार्मर यह रहने दो, क्या कहे ट्रांसफार्मर यह रहने दो, बस इसका सप्लाई उल्टा कर दो, सप्लाई उल्टा। ट्रांसफार्मर यह है, बस इधर से जोड़िए आप जो जिसको कम करना है, ये हो गया। अब प्राइमरी कॉइल ये हो गया। देखिए जिसमें हम सप्लाई देते हैं वो प्राइमरी कॉइल, और जिससे लेते हैं वो सेकेंडरी कॉइल। तो इधर से दिए थे तो पहले ये प्राइमरी कॉइल था, अब इधर से हम सप्लाई दे रहे हैं तो ये हो गया प्राइमरी कॉइल, ठीक। प्राइमरी यानी प्राथमिक कुंडली। अब इसमें सप्लाई हमको मिलेगा, इसमें भी तो वही घटना होगा यार। देखो ना, ये भी चुंबकीय फ्लक्स बनाएगा, इसमें परिवर्तन होगा और यही विद्युत धारा बनाएगा, विद्युत वाहक बल की उत्पत्ति हो जाएगी। अब इसमें टर्न कम है, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन के लिए देखिए चुंबकीय फ्लक्स जो होता है, चुंबकीय फ्लक्स BA cos थीटा होता है, BA cos थीटा, यही ना होता है। ये इसमें टर्न कम है, टर्न कम का मतलब कि कम कम क्षेत्रफल जो है कम है, जोड़ेंगे कम आएगा, इसका क्षेत्रफल ज़्यादा आएगा। तो देखो ए कम हो गया मतलब फाई कम हो जाएगा, फ्लक्स कम परिवर्तित हो रहा है। दिक्कत क्या है, फ्लक्स कम परिवर्तित हो रहा है मतलब विद्युत वाहक बल इसमें कम बनेगा, बस इसमें विद्युत वाहक बल कम बनेगा, विद्युत यानी वोल्टेज कम हो जाएगा, ड्रॉप हो जाएगा और धारा बढ़ जाएगी। अब यहाँ पे आता है एक कॉन्सेप्ट जिसको हमको समझाना है कि आखिर ये ओम के नियम का पालन क्यों नहीं कर रहा है। दिक्कत यहाँ पे ये आई कि जब हम वोल्टेज बढ़ाए तो धारा घट गई, और जब हम वोल्टेज को घटाए तो धारा बढ़ गई। ये कैसे हो रहा है। तो एक तो फार्मूला होता है P बराबर VI, और ये जो P होगा किसी इलेक्ट्रिसिटी के लिए कॉन्सेप्ट समझिए, किसी भी इलेक्ट्रिसिटी के लिए, जैसे हमारे घर 220 वोल्ट आ रहा है तो उस इलेक्ट्रिसिटी के लिए कांस्टेंट होगा। काहे कांस्टेंट होगा, अब आपका क्षमता है कि आप एगो ट्रक उठा सकते हैं, हालांकि है नहीं, लेकिन मान लीजिए आप एगो ट्रक उठा सकते हैं, इतना ही आपका क्षमता है। तो आपसे कहे 2 ट्रक उठाइए तो आप उठा सकते हैं, नहीं। तो ट्रांसफार्मर अपने आप से ऊर्जा थोड़ी ना उत्पन्न कर रहा है, अपने आप से ऊर्जा थोड़ी ना उत्पन्न कर रहा है, ये तो बस उसमें थोड़ा सा चेंज कर दे रहा है, वोल्टेज को बढ़ा दे रहा है, धारा को कम कर दे रहा है। वोल्टेज का मतलब कि इलेक्ट्रॉन को धक्का देने वाले फोर्स को बस बढ़ा रहा है, फोर्स को बस बढ़ा रहा है। इलेक्ट्रॉन की मात्रा थोड़ी ना बढ़ा रहा है, इलेक्ट्रॉन की मात्रा थोड़ी ना बढ़ा रहा है, ठीक। तो यहाँ से एक कॉन्सेप्ट समझ सकते हैं। दूसरा चीज ये हुआ कि यहाँ पे ये फेरों की संख्या बढ़ गई है। देखिए यहाँ पे फेरों की संख्या बढ़ी है, और जब फेरों की संख्या बढ़ी है मतलब तार की लंबाई में वृद्धि हुई है। जितना लंबा तार लगाते जाओगे धारा का विरोध होता है कि नहीं होता है, इलेक्ट्रॉन थक जाएगा जाते जाते। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, फेरों की संख्या
जितना फेरों की संख्या रहेगी उतना कम विद्युत धारा प्रवाहित होगा। भाई देखो ना, तार की लंबाई पे डिपेंड करता है प्रतिरोध, जितना लंबा तार उतना ज़्यादा प्रतिरोध। से वही तो है, जितना फेरा लगाओगे वोल्टेज उतना इंक्रीज होगा, लेकिन लंबाइया बढ़ रहा है तारवा का, यो ध्यान दो, लंबाई बढ़ रहा है। और जब लंबाई बढ़ रहा है इसका मतलब कि प्रतिरोध बढ़ रहा है, जिसकी वजह से धारा कम हो जाएगा। बस फोर्स बढ़ रहा है, जो इलेक्ट्रॉन को धक्का देने वाला फोर्स है ना उसको बढ़ाया जा रहा है। देखिए अब मान लीजिए ये ट्रांसफार्मर कर क्या रहा है, आपको 10 लोगों को एक के बार धकियाना है एक के बार, तो उन लोगों को धक्का देंगे तो वो कुछ ही दूर जाएंगे। अब कहेंगे नहीं, अब 10 लोगों को हम धक्का नहीं देंगे, एक को पारा पारी देंगे, तो एक को अगर आप पारा पारी देते हैं तो बहुत दूर तक जाएंगे, है कि नहीं? यही ना होगा। तो सेम वैसे यहाँ पे हो रहा है, बस धक्का देने वाला फोर्स बढ़ाया जा रहा है, न कि इलेक्ट्रॉन की संख्या यानी कि विद्युत धारा बढ़ाया जा रहा है। यहाँ पे बस फोर्स बढ़ाया जा रहा है, धक्का देने वाला फोर्स बढ़ाया जा रहा है। कौन बढ़ा रहा है? ट्रांसफार्मर बढ़ा रहा है। किसको कम करके? अब जो धारा है यानी 1 सेकेंड में इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा ना भेज करके 1 सेकेंड में जो उसको ज़्यादा ऊर्जा दे रहा है, मतलब बहुत तेज धक्का दे रहा है उसको, मतलब अब एक कहो इलेक्ट्रॉन को धक्का दे रहा है, इसे समझिए, बस सिंपल है। तो यही होता है। यहाँ पे क्या करना है, तो यहाँ पे वोल्टेज ज़्यादा है, अब वोल्टेज कम हो रहा है यानी धक्का कम चाहिए, सबको धक्का कम चाहिए। मान लीजिए कि हमको पहले पता था कि सबको 20-20 मीटर भेजना है, तो एक को धक्का दिया, हमारे पास उतना ही फोर्स है कि हम एक को 20 मीटर भेज सकते हैं। हम कहें नहीं, अब 10 मीटर भेजना है तो हम दूगों को उठाएंगे, दोनों आदमी को एक साथ धकिया देंगे, 10 मीटर पहुँच जाएगा, हमारे पास उतना ही एनर्जी है ना। तो वही होता है, जब यहाँ पे वोल्टेज कम होगा यानी इलेक्ट्रॉन को धक्का देने वाला फोर्स कम हो रहा है। और कम हो रहा है मतलब कि अभी इलेक्ट्रिसिटी में तो पावर उतना ही है उसका, इलेक्ट्रिसिटी का। तो जब धक्का देने वाला फोर्स कम हो रहा है यानी पावरवा को दूगो इलेक्ट्रॉन को दे रहे हैं हम, कहीं को धक्का दे, सीधा दूगों को धकिया दे रहे हैं, बस यही हो रहा है और कुछ नहीं हो रहा है। तो यही है ट्रांसफार्मर का कॉन्सेप्ट, जिसमें विद्युत धारा अगर वोल्टेज बढ़ाएंगे तो धारा कम, और जब आप वोल्टेज को डिक्रीज करेंगे तो धारा बढ़ जाएगा, बस सिंपल यही है और कुछ नहीं है। तो 1 सेकेंड में अब मान लीजिए अब दूगो इलेक्ट्रॉन को धक्का दे रहे हैं एक के साथ है, तो 1 सेकेंड में दोनों इलेक्ट्रॉनों पहुंच जाएंगे। अब पहले 1 सेकेंड में कहीं पहुंच रहा था, यही हो रहा था और धारा कम हो जा रहा था, बस यही, और कुछ कंसेप्ट नहीं है इसका। अब समझिए, अब हम इस ट्रांसफार्मर को बंद करते हैं, बड़ा बनाते हैं। अब ट्रांसफार्मर ये बड़ा बनाते हैं, उसमें भी कुछ नहीं होता, बड़ा ट्रांसफार्मर बनाने में कुछ नहीं है। अब इसमें क्या है, कई लॉसेज होते हैं, ट्रांसफार्मर में कई लॉसेज होते हैं। अब इसको बड़ा बनाना ही क्यों है, देखिए ये ट्रांसफार्मर जो है ना भाई, ये क्या होता है, ये बाबू देखो ट्रांसफार्मर जो है ये, इसमें अभी भी जब पटलित क्रोड लगाए हैं फिर भी इसमें इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है, फ्लो होता है। इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है बाबू, फ्लो होता है। अभी भी ये पटलित क्रोड लगाए हैं, पतला है, लेकिन अभी भी थोड़ी थोड़ी मात्रा में ईडी करंट बनता है। और जब ईडी करंट बनेगा तो आप जानते हैं इंडक्शन में क्या होता है, बर्तन में ईडी करंट बनता है और उसी वजह से बर्तन गर्म हो जाता है और ये कुछ नहीं होता है। तो यहाँ पे भी सेम वही है, ये जो पत्तियाँ लगाए उसमें अभी भी ईडी करंट बनता है। अब देखिए एक चीज़ हम बताना अभी आपको भूल गए, अब पत्ती को एकदम चिपका के नहीं लगाया जाता है। कहाँ से कि पत्तियाँ तो फिर से सटिए गया, और सट गया मतलब कि दोनों एक दूसरे से कनेक्ट हो गया, मतलब कि परिपथ फिर से पूरा हो गया, गोल हो जाएगा, करंट गोल हो जाएगा। देखो अगर पत्तियाँ सटा के ऐसे लगाए तो सटा दिए मतलब परिपथ ऐसे पूरा हो गया, है कि नहीं, गोल गोल बन जाएगा, करंट फिर से ईडी करंट उत्पन्न हो जाएगा। तो इस पत्ती को हम सटा के नहीं लगाते, इस पत्तियाँ पे पेंट चढ़ा देते हैं, मतलब इस पत्ती को पेंट कर करके एक दूसरे पे चिपकाते हैं। कहाँ से कि इन दोनों पत्तियों का कनेक्शन टूट सके, इन दोनों कनेक्ट ना हो सके दो पत्ती आपस में, नहीं तो फिर से लूप बनने लगेगा धारा का, और जब लूप बनेगा ईडी करंट से हीटिंग इफेक्ट। तो इस पत्ती पे हम वार्निश का लेप लगाते हैं। वार्निश एक तेल टाइप का होता है, बस समझ लीजिए, तेल टाइप का होता है, पेंट टाइप का चढ़ जाता है इस पे, बस इतना ही है वार्निश। और यही पत्ती पे वार्निश लगा देते हैं, हो गया हमारा काम, हो गया, ट्रांसफार्मर चलने लगा हमारा। और ईडी करंट इसमें कम है,
बहुत कम है, लेकिन अभी भी है। अभी भी होने की वजह से इसमें अभी भी हीट उत्पन्न होता है। ये जो हम फेरा लगाए हैं, कुंडली का फेरा लगाए हैं, ये तार जो है, तार का कुछ प्रतिरोध है, और इस प्रतिरोध की वजह से तारवा गर्म होगा। दोनों ओरिया का है जो कुंडलिया है गर्म होगा, है कि नहीं? तो ये गर्म होगा। अब इसको कैसे हम मैनेज करें? तो हम कहते हैं, देखो हम कहते हैं कोई भी लिक्विड होगा अगर, तो वो अगर ठंडा है तो ये इसको जल्दी ठंडा करेगा। हवा से इतना जल्दी ठंडा नहीं होगा। अगर पानी ठंडा ठंडा इसमें डाल दें तो ये ठंडा हो जाएगा। लेकिन ये तो इलेक्ट्रिक वाला अप्लायंस है, तो इसमें पानी नहीं डालते हैं। इसमें क्या करते हैं, तेल डाल देते हैं, तेल। और उसमें तेल एक होता है, देखिए क्या करते हैं, इस ट्रांसफार्मर को ये बक्सा लाते हैं, बड़ा सा बक्सा है, ये हो गया बक्सा, और इस बक्से में बंद कर देते हैं। ठीक, कोनो दिक्कत नहीं। इस बक्से में बंद करके और इसमें तेल भर देते हैं। कहते हैं लो तेल भर दिए, अब ठंडा रहो, ठंडाते रहो। तो अब इसमें तेल कौन सा भरते हैं? एक होता है नेफ्था ऑयल और एक होता है पैराफिन ऑयल। नेफ्था ऑयल बढ़िया होता है। ट्रांसफार्मर ऑयल में 2 ही ऑयल आते हैं, एक नेफ्था और एक पैराफिन। ठीक, पैराफिन ऑयल जो होता है उतना एफिशिएंट नहीं बनाता है ट्रांसफार्मर को, थोड़ा थोड़ा उसको हीट रख देता है। उसमें कचरा ज़्यादा बनता है जो बैठ जाता है, घुलता नहीं है, इस वजह से हीट जो है ऐसे का ऐसे मतलब उतना बढ़िया नहीं होता है पैराफिन ऑयल। लेकिन नेफ्था ऑयल बढ़िया होता है ट्रांसफार्मर के लिए, एफिशिएंसी उसकी बढ़ाता है। तो ज़्यादातर ट्रांसफार्मर में अब तो नेफ्था पढ़ रहे हैं, लेकिन ज़्यादातर पहले पढ़ते थे पैराफिन ऑयल। कैसे कि पैराफिन ऑयल सस्ता पड़ता है, अभी भी बहुत ज़्यादा पड़ते हैं पैराफिन ऑयल, कैसे कि सस्ता पड़ते हैं पैराफिन, इसलिए इसमें पैराफिन ही डाल देते हैं। लेकिन उसको बार बार चेंज करना पड़ेगा, कैसे कि उसमें का जो कचरा बैठेगा ना नीचवा बैठ जाएगा। और जब देखो लेयर बना, मतलब इसमें अगर हीट आ गया तो हीट जो है, ये जो मोटा बन गया एक लेयर कचरा का, वो कचड़वा हीट एब्जॉर्ब कर लिया तो हीट निकालने में थोड़ा परेशानी करेगा। कोई अगर मोटा लोहा है, मोटा लोहा उसको गर्म कर दीजिए, वो ढेर देर में ठंडा होगा। एगो पत्थर का पत्ती गर्म कर दीजिए, तनिए देर में ठंडा हो जाएगा। वैसे यहाँ पे कचड़वा मोट बन गया, तो ये मोट बन गया यानी हीट हो गया, लेकिन हीटवा निकाल नहीं रहा है। तो इसलिए नेफ्था ऑयल का ज़्यादातर यूज करते हैं, क्योंकि वो कचड़ा नहीं बनाता है, जो बनाता है वो अपने अंदर घुला लेता है, ख़त्म। तो इसलिए यहाँ पे नेफ्था ऑयल डाल दिए या पैराफिन ऑयल डाल दिए, कुछ भी डाल दिए। अब डिपेंड करता है यार सरकार पे कौन डालेगा, जो सरकार को सस्ता पड़ेगा वही डालेगा। तो ये हो गया ठंडा करने का जुगाड़। अब हमिंग की आवाज़ क्यों आती है? हमिंग की आवाज़ सुने हैं? हमिंग की आवाज़ जो गुनगुनाता है ट्रांसफार्मर क्यों गुनगुनाता है? तो अभी हम आपको बताए हैं एक चीज़, चुंबकन और विचुंबकन। जो लोहा है, जो है नरम लोहा, वो चुंबकित होता है, विचुंबकित होता है। इसी वजह से उसमें पत्तियों के बीच में कभी कभार ऐसे फ्लक्चुएशन होता है, हिलते रहते हैं सब, और उसी हिलने की वजह से क्या होता है, आवाज़ आता है। और वह आवाज़ गुनगुनाहट की होती है, जिसको हम हमिंग साउंड बोलते हैं। कभी कभी पंखे में भी आप देखें, पंखे में भी वही कुंडली होता है और एक नरम लोहा का वो आर्मेचर लगा होता है, तो इसीलिए उसमें भी आता है, और कोई दिक्कत नहीं है। और ज़्यादातर पंखे जो है इन्वर्टर पे हमिंग का आवाज़ करते हैं। क्यों? क्योंकि ज़्यादा देखिए, एक होता है साइन वेव इन्वर्टर और एक होता है स्क्वायर वेव इन्वर्टर। तो स्क्वायर वेव पे ज़्यादा आवाज़ करते हैं, वैसे हम इन्वर्टर यहाँ पे नहीं समझ रहे हैं। चलिए अब हम और चीज़ पढ़ते हैं। यहाँ पे एक हो गया कॉपर लॉस। कॉपर लॉस को हमने कैसे कम किया? तो कॉपर लॉस को हमने तेल भर दिया, जिसकी वजह से ठंडा रहेगा हरदम। लेकिन लॉस अभी भी कम नहीं हुआ, कैसे कि जो कॉपर जो है, ये कॉपर क्या है, हम क्या कर रहे हैं, इसके इंसुलेशन को बचाने के लिए इसमें तेल डाल रहे हैं। देखिए काहे इंसुलेशन बचाना है। ये कॉपर का जो वायर लगा हुआ है, ये कुंडली में इस गर्म होगा। गर्म होगा तो देखिए, अगर यही तार है, यही तार, और ये तार अगर गर्म होगा तो इसके ऊपर का प्लास्टिकवा पिघल जाएगा कि नहीं पिघल जाएगा? इंसुलेशन खत्म हो जाएगा। अरे कौन सी पे लपेटा गया है? तो लोहा पे। तो बाबू देखो, ये लोहा पे लपेटा हुआ है, लोहा पे लपेटा हुआ है। अभी लोहा पे लपेटा हुआ है, इसका इंसुलेशन अगर ख़त्म हो गया तो यहाँ से ये तार जो है लोहे पे टच हो गया, यहाँ से ये तार लोहे पे टच हो गया। और आप ये जानते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी कभी भी शॉर्ट पाथ चूज करती है। तो ये लोहा यहाँ से यहाँ तक सीधा है, ये कुंडलिया घुमा गया है, मतलब बहुत ज़्यादा दूर है। तो यहाँ से अगर ये तार टच हो गया और यहाँ से ये तार टच हो गया तो ये शॉर्ट रास्ता खोज करके यहाँ से यहाँ तक चला जाएगा। अब जो हम इलेक्ट्रिसिटी को घुमा घुमा के भेज रहे थे ना, वो एक के बार ये क्या है, बहुत मतलब कह सकते हैं कि आलसी है, आलसी इलेक्ट्रिसिटी चला गया सीधा।
अब हमारा चुंबकीय क्षेत्र बनेगा ही नहीं, ट्रांसफार्मर गया, भस्म हो गया, जल गया। लेकिन अभी दिक्कत नहीं है, इसीलिए हम इसमें तेल डाल दिए ताकि इसका इंसुलेशन बना रहे, तार गर्म ना हो, जो गर्मी है वो तेल में आ जाए, तेल खौलने लगे, कोई दिक्कत नहीं है, तार ना जले, उसके ऊपर का इंसुलेशन ना जले, जल जाएगा। जो इलेक्ट्रिसिटी है शॉर्ट पाथ चूज करेगा और शॉर्ट पाथ चूज कर करके और सीधा निकल जाएगा, और जैसे निकलेगा चुंबकीय क्षेत्र खत्म हो जाएगा, बनवे नहीं करेगा, तो चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन ही नहीं हुआ। अब समझिए, तेल तो डाल दिए, ठीक, सब कुछ हो गया। हिस्टेरिसिस लॉस आप समझ गए कि हिस्टेरिसिस लॉस क्या होता है, विचुंबकन और चुंबकन के वजह से आवाज आता है हमिंग का, इसके वजह से कुछ लॉस होते हैं। अभी भी ट्रांसफार्मर गर्म है, अभी भी ट्रांसफार्मर गर्म है। अब इस ट्रांसफार्मर को बंद कर दिए हैं, अब इस ट्रांसफार्मर को बंद कर दिए हैं। ये है, मान लीजिए सेकेंडरी कॉइल है इसके अंदर का, यार कुछ भी, चलिए ये है सेकेंडरी कॉइल। अब ये ट्रांसफार्मर बंद कर दिए हैं, अब क्या करें, तो यहाँ पे हम एक जाली लगा देते हैं, जाली, नली का जाली लगाते हैं, नली का, देखिए कैसे नली का जाली लगाते हैं। अब अगर हम किसी खीर बनाइए, खीर, ठीक, खीर को आप प्लेट में पसार के खाइए, थाली में पसार के खाइए, एगो कटोरा में लेके देखिए, कौन जल्दी ठंडाएगा, तो जो थाली में पसार के खाएंगे ना वो जल्दी ठंडा जाएगा। कहाँ से कि उसका सरफेस एरिया बढ़ गया है ना। तो जैसे सरफेस एरिया बढ़ेगा वो जल्दी ठंडा होगा, जितना सरफेस एरिया बढ़ता है उतना ज़्यादा जल्दी ठंडा होता है। अगर कटोरा में गोट है, सरफेस एरिया कम है, इसलिए नहीं ठंडा हो रहा है, सिंपल सी बात है। यहाँ पे ये ट्रांसफार्मर है, इसका ऑयल भी गर्म हो रहा है, खौलने लगता है, इतना तेज गर्म होता है, खौलने लगता है। तो अब क्या करें, अब इसमें हम एक नली यहाँ से लाए, एक नली यहाँ से लाए, इस नली को हम कई नलियों से जोड़ दिए। हम कहे देखो, सॉरी, देखिए हम ऐसे क्या किए, कई गो नली से जोड़ दिए। अब ये नली जो है इस तेल को एकदम ढंग से पसार दिया, देख रहे हो, पसार दिया। तो यहाँ से तेल जब खौलता है तो ऊपर खौलते खौलते जाएगा, इस नली में जाएगा, और ये नली जो है ये क्षेत्रफल इसका कम कर देगा, जिसकी वजह से ठंडा के फिर से नीचे पड़े, इधर से फिर वापस आ जाएगा। तो ट्रांसफार्मर के साइड साइड जो प्लेट आप देखते हैं मोटका मोटका, वो एक्चुअली में कुछ नहीं है, नली है, मोटका मोटका इसे पतला पतला लगा होता है प्लेट टाइप का, वो नली है, उसको कंडेंसर बोलते हैं। इस तेल को ठंडा करता है बस। अब अभी भी तेल नहीं ठंडा होता है कहीं कहीं, तो क्या करते हैं, तो इसमें हम क्या करते हैं, फैन लगा देते हैं, पंखा लगा देते हैं, हवा मारेगा और ठंडा होगा। तो बड़े बड़े ट्रांसफार्मर में आप पंखे भी देखे होंगे छोटे छोटे। अब एक चीज़ होता है, ट्रांसफार्मर एक ऐसे नली लगा होगा, ऐसे नली लगा होगा, और यहाँ पे एक टैंक होता है, एक टैंक। हम पूरा ट्रांसफार्मर ही बता दे रहे हैं, इसलिए ये लेक्चर जो है लंबा हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। ये टैंक ऐसा देखे होंगे आप, इस टैंक पे ऐसे एक लगा होता है, ऐसे एक नली लगा होता है, ऐसे एक ऐसे यहाँ पे रहता है, इस टाइप के स्ट्रक्चर है ना, ये सभी रहते हैं, ये है। और एक यहाँ से देखे होंगे ऐसे एक बकुला टाइप का स्ट्रक्चर, ऐसे लटका हुआ होता है, लटका हुआ होता है, ऐसे ऐसे होता है, इस टाइप का होता है, देखे होंगे है ना। तो ये सब देखे होंगे आप ट्रांसफार्मर में। अब इस ट्रांसफार्मर में इस टैंक को बोलते हैं एक्सपेंशन टैंक। क्या बोलते हैं, एक्सपेंशन टैंक। और इसको बोलते हैं ब्रीदर। क्या बोलते हैं, ब्रीदर बोलते हैं। और यहाँ पे एक ढक्कन भी होता है, इसमें यहाँ पे एक ढक्कन भी होता है। ट्रांसफार्मर में बहुत चीज़ें होती हैं, एक स्विच होता है जो ट्रांसफार्मर को बंद करने वाला होता है। उन सब चीज़ों के बारे में नहीं पढ़ेंगे, अभी इतना ही पढ़ ले काफ़ी है, ठीक। तो देखिए ये होता है ट्रांसफार्मर के सेफ्टी के लिए सभी चीज़ें लगाई गई हैं। यहाँ पे है एक्सपेंशन टैंक। एक्सपेंशन टैंक में हम क्या करते हैं, इसी छेद में देखिए ये जो तेल है ना, ये कैसे भरा जाता है, तो ट्रांसफार्मर को पहले बंद कर दिया जाता है और ये टैंक नली के द्वारा इससे जुड़ा हुआ है। इसमें यहाँ पे छेद होता है, ढक्कन भी होता है। इसी छेद से हम नेफ्थाइल या पैराफिनाइल इसमें भरते हैं, पूरा भर देते हैं। इस टैंक के अधिया भाग तक भर देते हैं, इस टैंक के अधिया भाग तक पूरा तेल भर देते हैं, फिल कर दिए तेल, ठीक। तो ये तेल फिल कर दिए।
अब जब ट्रांसफार्मर चलता है तो गर्म होता है और गर्म होने की वजह से तेल का लेवल ऊपर उठता है, इसीलिए इसको खाली छोड़ते हैं, नहीं तो ट्रांसफार्मर ब्लास्ट हो जाएगा, पूरा भर देंगे ब्लास्ट हो जाएगा। कैसे कि ट्रांसफार्मर में फिर तेल ऊपर उठने का जगह ये नहीं रहेगा, फट जाएगा ट्रांसफार्मर, खत्म बात, खौलेगा तेल तो इसलिए इसको आधा छोड़ देते हैं। एक्सपेंशन टैंक आधा भरा होता है। इसमें ये बकुला काहे का लटकाया गया है, तो देखो बकुला टाइप का गर्दन है, काहे लिए लटकाया गया है, तो इसमें जब तेल खौलेगा यानी इसका लेवल बढ़ेगा, ऊपर जाएगा, यानी इसमें जो हवा था वो बाहर निकल गया, इससे हवा बाहर निकल गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर जब हवा अंदर आता है, अब मान लो ट्रांसफार्मर बंद हो गया, तेल ठंडा गया, तेल का लेवल नीचे आएगा, अब इसमें हवा भरना है, तो हवा भी आएगा तभी तो भरेगा। अब ये हवा जो भरता है, ये हवा आता है इस नली के द्वारा। अब देखो हमारे जो आसपास की हवाएं होती हैं उसमें होता है पानी, ड्रॉपलेट के रूप में, छोटी छोटी बूंदों के रूप में होता है पानी, नमी होता है। अब अगर ये तेलवा में मिल गया ना तो ट्रांसफार्मर की इफिशियंसी को, जो नमी है, पानी है जो तेल में चला गया, तो ट्रांसफार्मर की इफिशियंसी को घटा देगा, ठीक, सही से नहीं चलने देगा ट्रांसफार्मर को। तो इसलिए यहाँ पे एक चीज लगाते हैं जिसको हम बोलते हैं ब्रीदर। क्या बोलते हैं? ब्रीदर। और ये ब्रीदर क्या है? ब्रीदर कुछ भी नहीं है, इस सांस लेने वाला, देखिए ब्रीदिंग, सांस लेने को हम बोलते हैं ब्रीदिंग। हई ट्रांसफार्मर वह सांस ले रहा है इसलिए इसको ब्रीदर बोल दिया। और ब्रीदर नहीं काम आता है, तो ये जो है हवा में से क्या छांट देता है? पानी को छांट देता है। अब इसमें ऐसा क्या होता है कि पानी को छांट देता है? देखिए इसमें भरा होता है सिलिका जेल। क्या भरा होता है? सिलिका जेल। जैसे आप मोबाइल खोलेंगे, लैपटॉप खोलेंगे, कुछ चीज़ें खोलेंगे तो उसमें से एक पैकेट निकलता है, उसमें गोल गोल होता है स्ट्रक्चर, पानी टाइप का स्ट्रक्चर होता है, देखे होंगे। पैकेट एक होता है, हम लोग पहले जानते थे, वो खाने वाला उसको एकदम सजो के रखते थे, जो पैकेट होता है उसमें होता है सिलिका जेल। अब ये सिलिका जेल क्या करता है? पानी को सोखता है, सोख के फूल जाता है। अभी तक आपको सिलिका जेल नहीं समझ में आया तो जानिए सिलिका जेल क्या है। आप जो बचपन में खरीद के लाते थे पैकेटवा में गोल गोल रहता था, बहुत छोटा छोटा मोती टाइप का, उसमें एगो चिपकने वाला भी होता था, मगरमच्छ होता था, बिच्छी उच्छी टाइप में, गिरगिट टाइप में, ऐसे कुछ होता था स्ट्रक्चर। वो खेलने वाला जो लाते थे, पानी में डालते थे, छोटी छोटी मोती होता था, लाल पीला हरा, और जब डालते थे पानी में तो फूल फूल के बॉल, इतना बड़ा बड़ा बॉल लाइक स्ट्रक्चर बना लेता था, नहीं गेंद बन जाता था। तो वही है सिलिका जेल, और कुछ नहीं है। सिलिका जेल वही है। वो कैसे बड़ा हुआ? जो मोतिया हम पानी में डाले वो कहाँ बड़ा हुआ? कहाँ से कि पानी को सोख लिया। तो ये जो सिलिका जेल होता है ये पानी को सोखता है, और सोख कर करके और इसको क्या करता है? पानी को हवा में से निकाल देता है, जिसकी वजह से साफ हवा अंदर जाती है। तो इसीलिए इस हवा को छानने के लिए यहाँ पे ब्रीदर लगाया जाता है। ये रोड वाले, साइड वाले ट्रांसफार्मरों पे तो लगाते ही नहीं है सब, देखिएगा कहीं नहीं होगा। जाएंगे जब हाई डील पे तब आपको ही दिखेगा ज़्यादातर ब्रीदर। ऐसे खलिए छोड़ देते हैं, ठीक, तो खलिए ज़्यादातर छोड़े रहते हैं सब, वैसे नहीं छोड़ना चाहिए, नहीं तो दिक्कत हो जाएगा, ट्रांसफार्मर की इफिशियंसी में कमी आएगी। मतलब जितना हम पावर देंगे उतना पावर ही देगा नहीं, हीट के रूप में निकाल देगा ज़्यादातर, इसलिए हम यहाँ पे ब्रीदर का यूज करते हैं। अब ये क्या है? ये इसका गर्दन टाइप का स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये क्या है? देखिए ये जो होता है, अब मान लीजिए सब कुछ हम लगा लिए, सब कुछ लगा लिए, अब इतना ना ट्रांसफार्मर गर्म हो गया, इतना गर्म हो गया कि अब इसके फटने की स्थिति आ गई। यहाँ तक तेल पूरा फिल हो गया, पूरा भर गया, अब फटने की स्थिति आ गई, तब क्या होगा? सब कुछ सही है, इतना बहुत ज़्यादा ट्रांसफार्मर हीट हो गया, बहुत ज़्यादा लोड है किसी स्थिति में, इस वजह से ट्रांसफार्मर हीट हो गया। अब ये फट जाएगा, कहाँ से कि तेल खौल रहा है। आप जानते हैं जब कोई चीज़ खौलता है तो उसका एक्सपेंशन होता है, मतलब वो फैलता है, और जब ये फैलेगा तो ये फट जाएगा। इस वजह से बकुलवा लटकाया गया है। कहाँ है? इसके मुँहवा पे, ये जो है एक पाइप है, इसके मुँहवा पे एक कमज़ोर मेटल का ढक्कन लगाया गया होता है, बहुत कमज़ोर मेटल का, जैसे एल्युमिनियम का, मान लीजिए एल्युमिनियम बहुत कमज़ोर होता है, पतला एल्युमिनियम का शीट लगा लीजिए। तो ये एल्युमिनियम का ढक्कन जो होता है, ये मान लीजिए कि क्या होगा, जैसे तेल गर्म होगा, खौलेगा, एक्सपेंड होगा, फैलेगा जाएगा, तो इस पर ज़्यादा फोर्स लगेगा, बस ये ढक्कन वहाँ फट जाएगा। तो बाबू हमारा ट्रांसफार्मर क्या हुआ? फटने से बच गया। तो इसके लिए यहाँ पे एक्सपेंशन टैंक लगाते हैं, और ये जो है इसका नाम हमको नहीं याद आ रहा है वैसे। तो ये क्या होता है? ये हम सुरक्षा के लिए लगाते हैं, ट्रांसफार्मर फटेगा नहीं इसके लिए हम लगाते हैं कि ये फट करके, और इससे जो तेल है सारा बाहर फेंका जाएगा बस, और ट्रांसफार्मर हमारा बच जाएगा, इसी के लगाते हैं। इसमें एक स्विच भी होता है जो पारे पे काम करता है, जानते हो कैसे होता है? ऐसे होता है, देखिए हम इसका स्ट्रक्चर भूल रहे हैं थोड़ा सा, हल्का सा, इसीलिए यहाँ पे
ऐसे यहाँ पे एक तार लगा होगा और एक तार यहाँ पे लगा होगा, ठीक। ये टैंक है, ये इसमें आधा पारा भरा हुआ है यहाँ तक। अब जब ये पारा जो है गर्म नीचे से पाएगा तो ये ऊपर उठने की कोशिश करेगा। ऊपर उठने की वजह से ये डब्बा इसे पलट जाएगा, इसे पलट जाएगा। और दोनों तार कनेक्ट थे ट्रांसफार्मर के, एक पोल से कनेक्ट था और एक ट्रांसफार्मर के कुंडली से कनेक्ट था। अब क्या हुआ, यहाँ पे दोनों पारे की वजह से कनेक्ट है। जैसे ही पलटा पारा जो है यहाँ तक भर गया, यहाँ पे एक तार है यहाँ पे। अभी दोनों का कनेक्टिविटी टूट गया, कनेक्टिविटी टूटा, बस ट्रांसफार्मर में लाइट कट गया। तो ऐसे एक स्विच भी इसमें दिया होता है, ठीक है। इस टाइप का स्विच इसमें दिया होता है। तो ये है हमारा पूरा ट्रांसफार्मर वर्किंग। अब इसका बस हमको बच गया फार्मूला बताना, जिसको हम कभी किसी और वीडियो में बता देंगे। वहाँ से जाकर के आप फार्मूला सारा देख सकते हैं। वैसे कुछ नहीं है फार्मूले में, वहाँ पे फैराडे का नियम लगेगा, E = -LdI/dt लगेगा, बस यही लगता है और कुछ नहीं। तो आशा है कि आपको ट्रांसफार्मर अच्छे से समझ में आया होगा।